सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो माइक्रो किससे मिलके बना है? माइक्रो मीनिंग स्मॉल प्लस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपको पता ही है। देखो क्या होता था, अभी तक हमने मैक्रो पढ़ते थे, अभी तक हमारी जो पढ़ते थे मैक्रो पढ़ते थे। मैक्रो में हम देखते थे कि मार्केट आपका सप्लाई और डिमांड पे काम करता है। ये आपकी मैक्रो है, ठीक है। लेकिन जब हम डिटेल में घुसे इसके कि मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट मार्केट्स में सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे क्या वेरिएशन होता है, या सप्लाई और डिमांड में अलग अलग कंडीशंस में क्या रिलेशन होता है, तब हम माइक्रो में। तो माइक्रो का मतलब क्या है? बिल्कुल एकदम छोटे लेवल पे, स्मॉल, मतलब स्मॉल जो आपका है, जो छोटी छोटी चीजों का एनालिसिस होगा, जो तो छोटी छोटी चीजें होती है उनका एनालिसिस जब होता है डिटेल में, उसे हम कहते हैं माइक्रो। जैसे हम कहते हैं पाल की खाल निकालना, ठीक है। जैसे आपने कोई कपड़ा पहना है, आपने शर्ट पहनी है, जीन्स पहनी है, तो आपने जीन्स पहनी है, दैट इज माइक्रो। अब आप डिटेल में घुसो कि किस फैब्रिक की बनी हुई है, ठीक है, तो उसके हर चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल, दैट इज माइक्रो। तो माइक्रो क्या होता है आपका? स्मॉल लेवल पे उसका एनालिसिस होता है, सब छोटी छोटी चीजों का एनालिसिस होता है। तो क्या होता है कि हम तो मार्केट में देखते हैं कि हाँ भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन ये जो फर्म्स होती है, ये इन सब चीज का एनालिसिस करती है। जैसे कोई फर्म है, अब वो आपको सामान कोई बेच रही है, तो डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स होते हैं। आगे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के मार्केट होते हैं। मोनोपोली होती है, मोनोपोलिस्टिक होता है, ओलिगोपोली होती है, डिफरेंट टाइप्स के मार्केट होता है। हर तरह के मार्केट में ऐसा नहीं होगा कि सेम रिलेशन रहेगा इंडिविजुअल और फर्म्स के बीच में, ठीक है। तो इंडिविजुअल और फर्म्स के बीच में हर मार्केट में रिलेशन चेंज हो जाता है। कई जगह पे ऐसा होगा कि फर्म्स प्राइस डिसाइड करेगी, कई जगह पे ऐसा होगा कि इंडिविजुअल प्राइस डिसाइड करेगी। तो ये आप सारी चीजें हम देखते हैं माइक्रो में। तो माइक्रो मतलब स्मॉल प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिहेवियर दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स इन मेकिंग डिसीजंस regarding the allocation of scarce resources and the interaction among these individuals and firms। तो वो सारा किस बेसिस पे होता है? पूरा छोटे से लेवल पे, स्मॉल एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है। जैसे आपका मैंने जीन्स वाला एग्जांपल दिया ना, तो पहले एनालाइज करेंगे ना कि भाई इतने रेट तक की जीन्स बनानी है तो कौन सा फैब्रिक यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वही सब चीज। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ इंडिविजुअल एक्टर्स मेक डिसीजंस, ठीक है, कैसे डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, सप्लाई डिमांड कर्व को देख के, मार्केट को देख के, मार्केट की स्टडी करके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स को देख के, ठीक है, तो उस बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। जबकि मैक्रो में क्या है, हमें है कि इन्फ्लेशन है भाई, लेकिन जब माइक्रो पढ़ेंगे तो माइक्रो में देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता किसकी वजह से? सप्लाई और डिमांड की वजह से। तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट मार्केट में किस तरह से सप्लाई और डिमांड वेरी हो सकती है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीजें आपकी माइक्रो का पार्ट बनाती है, ठीक है। माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल पे आप एनालिसिस करते हो। थोड़े से ग्राफ से थोड़ा समझने वाला, थोड़ा दिमाग खोल के समझना। पहले टाइप्स ऑफ गुड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। महक कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया है हमने। कल का रिकॉर्ड लेक्चर, कल का जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो थ्योरेटिकल। यू कैन रीड फ्रॉम द नोट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। आज का करना जरूरी था क्योंकि आज का काफी कंसेप्चुअल है, कल का थ्योरेटिकल था। यू कैन रीड इट फ्रॉम द नोट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। सो 4 different types of goods। Slides I already sent, I think I already sent the slides in the group। भेज दी मैंने स्लाइड, I already sent the slide in the group। Anyone?
आई ऑलरेडी सेंड दिस राइट्स इन द ग्रुप, भेजती है मैंने ऑलरेडी, देखना एक बार मुशर्रफ। तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, क्रॉपिंग पैटर्न भी उसी में ही है। कल वाली कैसे नहीं भेजी, लेट मी सी। हाँ कल वाली नहीं भेजी, ठीक ठीक है, आज भेज देंगे। ठीक है, अभी भेज देता हूँ थोड़ी देर बाद, उसकी चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद भेज देता हूँ। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न उसी में ही है। ठीक है, क्लास खत्म होते भेज देता हूँ। सो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो 4 तरह के गुड्स आपके हैं। ठीक है, 2 क्राइटेरिया पे बेस्ड है। ठीक है, कौन कौन से 2 क्राइटेरिया पे बेस्ड है? एक्सक्लूडेबिलिटी एंड राइवलरसनेस, यानी एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरी। ठीक है, ये 2 बेसिस पे आप गुड्स को 4 तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले होते हैं प्राइवेट गुड्स। पहले प्राइवेट गुड्स होते हैं, तो प्राइवेट गुड्स आपके एक्सक्लूडेबल भी है और साथ में राइवल भी है। और प्राइवेट गुड्स के एग्जांपल है आपके आइसक्रीम, चीज, हाउसेस, कार्स एक्सेट्रा। क्या मतलब है प्राइवेट गुड्स का? मतलब ये है कि आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, कंज्यूम करने से पहले आपको वो खरीदने पड़ेंगे। यानी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसको नहीं खरीद सकते, यानी आपके पास पैसा नहीं है, यू विल बी एक्सक्लूडेड, फिर आप नहीं खरीद सकते। जैसे अभी कोचिंग आप पढ़ रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लासेस। ऐसे आपको आइसक्रीम खानी है, पैसा है तो आइसक्रीम खाओ, नहीं तो आप आइसक्रीम नहीं खाओ। दूसरी चीज क्या है? राइवलरी है। वहां पे राइवलरी का मतलब है कि वो लिमिटेड है। अगर आपने कोई चीज खरीद ली, जैसे मान लो एक जगह पे किसी बिल्डर ने 100 घर बनाए, 100 फ्लैट्स बनाए, अब 100 फ्लैट्स है तो उसको 100 लोग ही खरीद सकते हैं। तो अगर 100 लोगों ने वो फ्लैट खरीद लिए तो फिर 101वां जो बंदा है वो नहीं खरीद पाएगा। तो यानी यहाँ पे क्या है? राइवलरी भी है आपस में, कि अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे के लिए वो चीज हो सकता है कि नहीं बचे। जैसे कार है, मान लो इंडिया में 50 ही फेरारी इंपोर्ट करता है इंडिया में, तो 50-50 लोगों ने ले ली, तो क्या 51 फर्स्ट पर्सन जो है वो ले पाएगा? नहीं। तो प्राइवेट गुड्स वो होते हैं जो एक्सक्लूडेबल भी है और जहाँ पे आपके राइवल भी है। ठीक है, तो इनके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। अब चीज है, चीज भी लिमिटेड है। ठीक है, ऐसे आपका आइसक्रीम भी लिमिटेड है, ऐसे आपके हाउसेस लिमिटेड है। तो इससे क्या होगा कि राइवलरी है, एक्सक्लूडेबल है और राइवलरी। ठीक है, अगर एक ने खरीद लिया, ठीक है, तो हो सकता है दूसरे के कंजम्पशन पैटर्न पे फर्क पड़े। ठीक है, ये देखिए, private goods are products that are excludable and rival. They have to be purchased before they can be consumed. Thus, anyone who cannot afford private goods excluded from the consumption is excluded from their consumption. Likewise, the consumption of private goods by an individual prevents other individuals from consuming the same goods. Therefore, private goods are also considered rival goods. Examples of private goods include ice cream, cheese, house, cars. तो प्राइवेट गुड्स में आपको क्या याद रखना है पेपर के लिए? दिस वन। वो आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइवेट गुड, 4 ऑप्शन देखें। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या एक्सक्लूडेबल और राइवल है तो प्राइवेट गुड है, नहीं तो नहीं। सेकंड होता है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल। इसका जस्ट अपोजिट। पब्लिक गुड्स में आपके क्या है? फ्रेश एयर, जैसे हवा आप भी सांस ले रहे हो, मैं भी ले रहा हूँ, पूरी दुनिया सांस ले रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सांस ले ली तो हवा खत्म हो गई, नहीं। नॉलेज, नॉलेज आप भी ले सकते हो जितनी चाहो, मैं भी ले सकता हूँ, नॉलेज कभी खत्म नहीं होगी।
नेशनल डिफेंस, आपके लिए भी रक्षा कर रहे हैं, मेरे लिए भी कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटिंग, आप भी नीचे बैठ के पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ सकता हूँ, जिसका मन करे वो बैठ सकता है, क्योंकि वो पब्लिक गुड है। तो यहाँ पे आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और यहाँ पे कोई राइवलरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हवा आपने ले ली, कंज्यूम कर ली, तो कोई दूसरा कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो जो आपके पब्लिक गुड्स होते हैं, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल इन नेचर। तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आपको पता है पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? ज्यादातर गवर्नमेंट का। जैसे एक पार्क है आपका कोई, ये भी पब्लिक गुड है। आप भी जाके बैठ सकते हो, मैं भी बैठ सकता हूँ, कोई भी बैठ सकता है, आप भी रनिंग कर सकते हो, वहाँ पे कोई और भी रनिंग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन रिसोर्सेज। ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं लेकिन राइवल होते हैं। तो पब्लिक गुड आपने पहला आपने देखा प्राइवेट, प्राइवेट आपका एक्सक्लूडेबल और राइवल। दूसरा देखा आपने पब्लिक गुड, पब्लिक नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल। तीसरा कॉमन रिसोर्सेज, दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल बट राइवल। आप यहाँ पे किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन ये राइवल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रेश वाटर, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई तू फ्रेश वाटर नहीं पी सकता, पिएगा, लेकिन फ्रेश वाटर लिमिटेड, ठीक है, फ्रेश वाटर लिमिटेड है। ऐसे फिश, आप किसी को रोक नहीं सकते कि मछली पकड़ने से वो रोकेगा, लेकिन वो भी आपके फिश रिसोर्सेज भी आपके लिमिटेड है। ऐसे टिम्बर, ठीक है, आप रोक नहीं सकते किसी को, लेकिन वो भी लिमिटेड है। पाश्चर, यहाँ पे आप, वो भी आपका लिमिटेड। ये सब चीजें आपके क्या है, लिमिटेड है। इसलिए क्या है, आप यहाँ रोक तो नहीं सकते किसी को, क्योंकि ये सबके नेचर के रिसोर्सेज है, सबका हक बनता है इनको, लेकिन ये लिमिटेड, ठीक है ना। फ्रेश वाटर लिमिटेड हमारे यहाँ, फिश भी लिमिटेड है। अगर सब लोग जाके मछली पकड़ने लग जाएंगे, थोड़े दिनों बाद वो डिप्लीट हो जाएंगे वहाँ के सारे रिसोर्सेज। तो कॉमन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो आपके नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके राइवलरी है, क्योंकि वो खत्म हो जाता है। अगर एक कंज्यूम कर लेगा तो दूसरे के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे मान लो ये इसी की बात करते हैं, पाश्चर कहीं पे है, और मान लो यहाँ पे आपकी कुछ काउज है, दे आर ग्रेजिंग है। तो काउस कुछ कंज्यूम कर लेंगे यहाँ पे जो भी है आपका खाने का, तो दूसरी काउस जो आएंगी, क्या उनको वो चीज अवेलेबल होगी? नहीं। ऐसे फिश है, अगर एक एरिया में आपके फिश होती है, जैसे इंडिया वाले श्रीलंका के वाटर्स में क्यों चले जाते थे? क्योंकि हमारे यहाँ के डिप्लीट कर दिए थे उन रिसोर्सेज। तो इसलिए फिश भी आपको पकड़नी है तो लिमिटेड ही है फिश। तो ऐसा तो है नहीं कि रोज वहां पे आपका सारी आपने पकड़ लिया और फिर वापस से दूसरे दिन उतनी आ जाएगी। फ्रेश वाटर भी ऐसा ही है, इसलिए हम कहते हैं पानी बचाओ। सबका हक है, लेकिन आप उसको, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है। तो अगर आप कंज्यूम करो तो फिर दूसरा नहीं कर पाएगा ना, कमी हो जाएगी ना उस चीज की। तो ये है आपके कॉमन रिसोर्सेज, ठीक है, तीनों आपको क्लियर। नेक्स्ट इज क्लब गुड्स। क्लब गुड्स एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी उनके लिए आपको पैसा चाहिए होता है खरीदने के लिए, लेकिन नॉन राइवल होता है, ठीक है, उनका कंजम्पशन दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका क्लब गुड्स का एग्जाम्पल केबल टेलीविजन। अब केबल टेलीविजन में आप एक लगाओ, 10 लगाओ, 50 लगाओ, नेटफ्लिक्स एक यूज करे, 10 यूज करे, 1000 यूज करे, ठीक है, सिनेमास, वायरलेस इंटरनेट, टोल रोड्स। अब रोड पे एक गाड़ी चले, 10 गाड़ी चले, जो टोल पे कर सकता है वो गाड़ी चला सकता है उसको। ऐसा तो है नहीं ना मेरी गाड़ी चलाने से गाड़ी वो सड़क घिस जाएगी या सड़क खत्म हो जाएगी, या मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो दूसरा नहीं चला पाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। अगर आपके पास टोल नहीं है पे करने के लिए, तो आप रोड पे गाड़ी नहीं ले जा सकते, वो आपको आगे जाने नहीं देगा। ऐसे आपके पास केबल टेलीविजन के लिए पैसे नहीं है तो आप उस पर केबल नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि केबल वाला आपको अकेले को कनेक्ट, वो किसी को भी दे सकता है कनेक्शन, वो तो अनलिमिटेड है ना ऊपर से जो आपका ट्रांसमिशन होगा। यानी यहाँ पे आप एक्सक्लूडेबल है लेकिन राइवल नहीं है, कि आप टीवी देख रहे हो तो आपने अगर कोई मूवी देख ली तो मैं वो मूवी नहीं देख सकता, कि आपके देखते हुए मूवी खत्म हो गई, वहां से निकल गई सिस्टम।
क्लब गुड्स आर एक्सक्लूडेबल बट नॉन ड्राइवेबल। मुझे पहले भी लग रहा था कि कोई जरूर पूछेगा सिनेमा हॉल का, ठीक है। सिनेमा में अगर आपके पास टिकट है, पैसा है आपके पास, तो आप मूवी देख सकते हो। आप एक शो में नहीं देख सकते, दूसरे में देख सकते हो। ऐसा तो है नहीं ना कि वो मूवी अगर किसी ने देख ली तो आप उस मूवी को नहीं देख सकते। और कंजम्पशन थोड़ा ना हो रहा है किसी चीज का भाई। मूवी तो आप फर्स्ट शो में भी चल रही है, सेकंड में भी चल रही है, थर्ड में भी चल रही है, फोर्थ में भी चल रही है। सीट्स पे का सीट्स सीट्स पे कहा जा रहे हो आप, ठीक है। मुझे लग ही रहा था कि कोई ना कोई पूछेगा जरूर, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंजम्पशन नहीं हो रहा ना भाई। मूवी आप देखो, आप एक दिन पहले दिन देख लो, 10वें दिन देख लो, बात कंजम्पशन वाली है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए चारों, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 टाइप्स ऑफ की पॉइंट्स इनके देखो, है ना। की पॉइंट्स याद रखो। प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, ठीक है। प्राइवेट गुड्स का एग्जांपल देख लिया आपने, फूड, क्लोथ्स, ठीक है। कॉमन गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल, ठीक है। वाटर, फिश स्टॉक्स इन इंटरनेशनल वाटर, अभी देख लिया। क्लब गुड्स आर एक्सक्लूडेबल बट नॉन राइवल, केबल टेलीविजन। पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल, एग्जांपल पार्क्स, एयर, ठीक है। की टर्म्स देख लो। जो राइवल, राइवल का मतलब होता है a good whose consumption by one consumer prevents simultaneous consumption by other consumers, ठीक है। excludable, a good for which it is possible to prevent consumers who have not paid for it from having access to it, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपके लिए लिख दी है, ठीक है। अब आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये देखो, इसका टेबुलर फॉर्म में ये देखो। प्राइवेट गुड्स एक्सक्लूडेबल, राइवल। आपके कॉमन रिसोर्सेज नॉन एक्सक्लूडेबल बट क्लब गुड्स नॉन राइवल बट एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड्स नॉन राइवल एज वेल एज नॉन एक्सक्लूडेबल। तो जितनी चीजें पढ़ाई है वो यहाँ पे सम अप है, ठीक है। प्राइवेट गुड्स का एग्जांपल ये है, कॉमन रिसोर्सेज का एग्जांपल, क्लब गुड्स का एग्जांपल और पब्लिक। ठीक है। ये वही वापस है, वही सेम चीज है प्राइवेट, ठीक। एक बार और से बनाई गई। इसमें एग्जांपल थोड़े अलग दिए गए, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा एग्जांपल याद आएंगे तो क्वेश्चन आपको। जैसे ये रहा क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड। तो नाउ यू विल बी एबल टू आंसर इट, ठीक है। घर पे देखना आराम से क्या आंसर है। आपको पता है, मुझे पता है आंसर क्या है, बट घर पे देखना, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक गुड, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक गुड, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, घर पे देखना। वैसे ये दिस इज द आंसर। कुछ और क्वेश्चन है वो घर देख लेना, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यू आर अवेयर अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, घर पे देखना। द डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सेड टू बी ड्राइव डिमांड, ठीक है। ये आगे समझेंगे तब समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे देखो, पढ़ने के बाद करना है, ठीक है। करना घर पे, आंसर आई विल पोस्ट इन द ग्रुप, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अब आ जाओ ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ये देखो, कॉमन रिसोर्सेज में ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स इज रिलेटेड टू कॉमन रिसोर्सेज। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स वही है जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक कोई फील्ड है, कोई यहाँ पे ग्रेजिंग एरिया है, यहाँ पे कुछ काउज अगर आ जाती है तो वो धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो सारा का सारा डिप्लीट हो जाएगा। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर बर्ड है, ठीक है, उसको सब खाने लग जाए, मतलब उसका, ठीक है, उसका शिकार करके सब खाने लग जाए, तो थोड़े टाइम बाद वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। दिस इज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, कि आपने लोगों को सबको अलाउ कर रखा है कि आप सब इसका यूज कर सकते हो, लेकिन वो राइवल है ना, है तो लिमिटेड ही। जैसे डोडो बर्ड था आपका, डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट इसलिए हुआ। तो दिस इज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किससे रिलेटेड है? आपकी कॉमन रिसोर्सेज से। ये भी याद रखना, ठीक है, पेपर के लिए। तो आ जाओ आप ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स पे। दिस इज ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या कहता है आपका? The tragedy of commons is an economic problem in which every individual has an incentive to consume a resource at the expense of every other individual with no way to exclude anyone from consuming. समझ गए? एक ने कंज्यूम सारे कर रहे हैं, लेकिन एक कर लेगा तो दूसरे के लिए बचता नहीं है। It results in over consumption, under investment, and ultimately depletion of the resources. For a tragedy of the commons to occur, a resource must be scarce, rivalrous consumption, and non-excludable. वही common resource की बात कर रहे हैं. Solution to the tragedy of the commons include the imposition of private property rights, government regulation, or the development of a collective action arrangement. ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज खत्म हो जाएगी. Historical examples of tragedies of commons include the collapse of the North Atlantic cod fisheries. ये खत्म हो गई थी पूरी ओवर कंजम्पशन की वजह से। और दूसरा आपका एक्सटिंक्शन ऑफ द डोडो बर्ड, ये भी शिकार करते थे लोग इसका। ठीक है, तो आपका जो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में, जैसे आज की डेट में देख लो आप, जितने भी ग्रेजिंग फील्ड्स थे सब खत्म होते जा रहे जो कॉमन आपके थे। क्यों? क्योंकि वो घर बन गए या किसी ने वो सारा कंज्यूम कर लिया, तो वहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स किसके साथ रिलेटेड है? कॉमन रिसोर्सेज के साथ रिलेटेड। टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? अभी तक तो हम सिर्फ डिमांड पढ़ते थे, लेकिन डिमांड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है डिमांड के, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला है, तो डिमांड की टाइप किस बेसिस पे आइडेंटिफाई होती है? उसके टाइप्स जिस बेसिस पे आइडेंटिफाई होती है, नेचर ऑफ ए प्रोडक्ट, कैसा नेचर है प्रोडक्ट का, ठीक है, यूसेज ऑफ ए प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, एंड सप्लायर्स ऑफ ए प्रोडक्ट। ये सब डिसाइड करते हैं। आप ही देख लो लॉजिकली कि भाई अगर बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स हैं किसी प्रोडक्ट के तो उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, ठीक है, और बहुत कम कंज्यूमर्स है तो उसकी डिमांड कम रहेगी। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट के सप्लायर बहुत ज्यादा है तो वो इजिली हर जगह पे अवेलेबल रहेगी। किसी प्रोडक्ट का यूज बहुत ज्यादा है तो वो हमेशा डिमांड में रहेगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है भाई आपका, आपका ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है, ठीक है, लग्जरी आइटम है या फिर आपका नॉर्मल आइटम है, ये सब चीजें देख के आपकी डिमांड डिसाइड होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन सी हो सकती है? पहली होती है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ऐसे सीधे डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में कभी नहीं आएगा, माइक्रो से प्रीलिम्स में आएगा। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में क्या है? इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या है? हर किसी की डिमांड। जैसे मान लो मेरी क्या डिमांड है, व्हाट इज माय डिमांड, आप सब लोगों की क्या डिमांड है, एक एक करके। ठीक है, जैसे मान लो 4 लोग हैं ABCD, उन चारों की क्या क्या डिमांड है इंडिविजुअल। अब हर आदमी की डिमांड अलग अलग होती है ना भाई, आपकी डिमांड अलग होगी, मेरी डिमांड अलग होगी। ठीक है, तो चारों की इंडिविजुअल डिमांड है, वो तो इंडिविजुअल कहलाएगी। इन चारों को जब मैं जोड़ दूं, चारों इंडिविजुअल को, तो मेरे को मार्केट डिमांड मिलेगी।
तो मार्केट डिमांड क्या होती है, सारी भी जो आपकी इंडिविजुअल डिमांड होती है उनका एग्रीगेट। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डिमांड ऑन ए प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मतलब इंडिविजुअल्स कितने। Individual demand can be defined as a quantity demanded by an individual for a product at a particular price and within the specific period of time. ठीक है, क्योंकि डिमांड आपकी टाइम स्पेसिफिक होती है, आपको पता ही है टाइम स्पेसिफिक होती है हमेशा, और आप पर्टिकुलर प्राइस पे इसको लोगे। ऐसा तो नहीं है ना कोई चीज खरीदने के लिए मेरे पास 100 रुपए का बजट है और मैं इसको 1000 पे खरीदूंगा। डिमांड जो होगी आपकी वो पर्टिकुलर प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस पे होगी, पर्टिकुलर टाइम पे होगी हमेशा। ठीक है, और इन सब डिमांड को जब आप ऐड कर देते हो इंडिविजुअल डिमांड को तो वो मार्केट आपकी डिमांड कहलाती है। ठीक है, तो पहला आपको क्लियर है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। याद रखना मार्केट डिमांड क्या होती है, सारी इंडिविजुअल्स को जोड़ दो तो मार्केट डिमांड बनती है। सेकंड है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड। ठीक है, जब आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, देखो इंडिविजुअल की डिमांड अलग होती है, ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है। मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, मैं कुछ बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरी डिमांड अलग होगी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड अलग होती है। जब सारी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स को आप ऐड कर दोगे तो वो आपको इंडस्ट्री की डिमांड देती है। ठीक है, सिंपल है, जैसा पहले वाला था वैसे ही है। ठीक है, पहले वाले में आपका इंडिविजुअल और मार्केट था, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है इंडस्ट्री। ठीक है, तो सेकंड इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग डिमांड होती है सबकी, सबको ऐड कर दिया तो आपको यू विल गेट दी डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। अब ऑटोनमस एंड ड्राइव डिमांड। ऑटोनमस डिमांड वो होती है जो अपने आप में ही कंप्लीट होती है, किसी पे डिपेंडेंट। ठीक है, किसी और के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फूड, खाना आपको चाहिए चाहिए, शेल्टर, क्लोज, व्हीकल, ये ऑटोनमस डिमांड है। ठीक है, ये आपकी फिजिकल नीड है, ये आपकी बायोलॉजिकल नीड है, पर्सनल नीड है, ये चाहिए चाहिए आप, ये किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, खाना आपको चाहिए, ऐसा नहीं है खाना किसी और डिमांड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिमांड आपको भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए ही चाहिए, ऑटोनमस डिमांड है। आपको रहने सोने के लिए घर चाहिए चाहिए, शेल्टर चाहिए कहीं ना कहीं, भले से आप फुटपाथ पे ही सो लेकिन कहीं जगह तो चाहिए आपको। पहनने के लिए कपड़े चाहिए चाहिए, व्हीकल चाहिए, खुद का चाहिए या ट्रांसपोर्ट वाला चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, ड्राइव डिमांड क्या होती है, जो किसी और चीज पर डिपेंड करती है। जैसे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग किसके साथ एसोसिएटेड है, ड्राइव डिमांड। अगर आप बिल्डिंग कहीं पे बनाओगे, मान लो मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग आपकी ठीक है ऑटोनमस हो गई, लेकिन बिल्डिंग जब बनाओगे तो किन चीजों की डिमांड बढ़ेगी आपकी, स्टील की, वुड की, सीमेंट की। तो ये जो इनकी डिमांड होगी वो क्या होगी, ड्राइव्ड डिमांड है, क्योंकि ये अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव कर रहे हैं, बिल्डिंग बनने से। ठीक है, बिल्डिंग बन रही है, ऐसी कार अगर आप बनाओगे, ठीक है, कार एक आपका प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसके लिए वो कार जब आप बनाओगे, ऑटोनमस डिमांड है कार, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, रबर, स्टील, पेंट। इनकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, जो आप कार बना रहे हो उस पर। तो ये अपनी डिमांड कहां से ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ से। तो इनकी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंडेंट है, बिल्डिंग पे। इनकी जो डिमांड है वो किस पे डिपेंडेंट है, कार पे। तो ये है ड्राइव डिमांड। ठीक है, जैसे आप खाना बनाते हो फूड, मान लो उसमें आप चपाती बनाते हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्ट, ये सब चीजें चाहिए। तो ये इनकी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, चपाती पे। तो ये ड्राइव डिमांड। ठीक है, तो ड्राइव डिमांड क्या होती है, विच डिपेंड्स ऑन अदर्स। ठीक है Sorry. Moreover, the demand for substitutes and complementary goods is also drive demand. सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट की भी आपकी ड्राइव डिमांड है। जैसे आपका ब्रेड है, उसके साथ जैम लोगे आप, ठीक है, लोगे ना ब्रेड के साथ जैम, या कुछ और ब्रेड के साथ आप बटर लोगे, ब्रेड बटर। तो वो जैम की डिमांड किस पर डिपेंड करती है, ब्रेड, जितनी ज्यादा ब्रेड बिकेंगी उतनी ज्यादा आपका जैम होगा। ऐसे सब्सटीट्यूट, अगर आपकी कोक महंगी हो गई तो उसकी जगह आपका क्या बिकने लग जाएगी, पेप्सी या थम्स अप।
तो इनकी डिमांड इस पे डिपेंड कर रही है, क्यों? क्योंकि ये चीज महंगी हो गई या ये चीज जैसा भी इसकी डिमांड में फर्क आया तो उसकी वजह से इनकी डिमांड में फर्क आया। तो ड्राइव डिमांड जो होती है वो आपकी सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी होती है। ठीक है, तो ड्राइव डिमांड क्लियर है आपको। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? जब एक चीज आपको कंज्यूम करनी है और आपको वो नहीं मिल रही है, महंगी हो गई, तो आप उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट कंज्यूम कर लो। जैसे चाय आप पीते हो, कुछ ऐसा हो कि चाय बहुत महंगी हो जाए, तो आप उसका सब्स्टिट्यूट कॉफी या लेमनेड, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी अपने आप। या फिर आपका मान लो आप थम्स अप है, तो अभी मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल दिया, अगर एक ब्रांड आपका वो हो जाता है, महंगा हो जाता है, या फिर उस ब्रांड की कोई आपकी वो कोई न्यूज में आ जाता है कि भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। तो सब्स्टिट्यूट मतलब जहाँ पे उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, तो अगर एक में प्रॉब्लम होगी तो उसका सब्स्टिट्यूट की सेल बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे कार के केस में होता है। कार में भी अगर किसी कार की खबर आ जाती है कि इसमें प्रॉब्लम से सेफ्टी फीचर अच्छी नहीं है, तो दूसरी कार बिकने लग जाती है। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो साथ पाए जाते हैं। जैसे कार पेट्रोल, अगर ज्यादा कार बिकेगी तो पेट्रोल आपका, ठीक है, टी शुगर, ठीक है, ब्रेड बटर, ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप जितनी ज्यादा ब्रेड बिकेंगी उतना ही बटर बिकेगा। ठीक है, अब आप ये मत बोलना कि मैं तो ब्रेड के साथ बटर नहीं खाता, जनरल बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। कोई बोले मैं तो नहीं खाता भाई ब्रेड के साथ बटर, फिर आप तो गलत बोल रहे हो। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप ब्रेड के साथ कुछ भी खा सकते हो। जितनी ज्यादा कार बिकेगी पेट्रोल का उतना ही कंजम्पशन बढ़ेगा ना। ठीक है, अब वो अलग बात है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो जब आप इलेक्ट्रिक आ जाएगी तो हम कार के साथ इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ देंगे। लेकिन कुछ किसी चीज से तो चलाओगे, तो जिस चीज से चलाओगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर पेपर। ठीक है, जॉइंट डिमांड भी क्या होती है? जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री टाइप्स, ठीक है, जो साथ में होते हैं यूज, प्रोडक्ट बॉट टुगेदर, एक साथ यूज। ऐसा तो है नहीं ना कार खरीदोगे पेट्रोल नहीं चलोगे। नाउ डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, वो भी आपको पता ही है, पेरिशेबल शॉर्ट, जिनकी शॉर्ट लाइफ होती है, और दूसरे ड्यूरेबल जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है। पेरिशेबल जिनका सिंगल यूज है, जैसे आप कुछ भी चीज लेके आए, बिस्किट वगैरह लेके आए, ठीक है, तो पेरिशेबल है। ठीक है, और आपके दूसरे ड्यूरेबल गुड्स क्या है? जो रिपीटेडली यूज होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी। ठीक है, तो जो पेरिशेबल आइटम्स के लिए डिमांड होती है उसको डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स कहते हैं, जो ड्यूरेबल गुड्स के लिए होती है उनको डिमांड फॉर ड्यूरेबल। तो ये भी स्टडी किया जाता है कि पेरिशेबल आइटम्स की डिमांड कितनी है, ड्यूरेबल। फिर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, जो पेरिशेबल गुड्स की डिमांड होती है उसे शॉर्ट टर्म डिमांड कहते हैं। ठीक है, और जो आपके लॉन्ग टर्म, जो ड्यूरेबल्स के लिए यूज होती है, उसका आपका लॉन्ग टर्म कहते हैं। ठीक है, मतलब लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स हैव ए लॉन्ग टर्म डिमांड, और जो पेरिशेबल होते हैं उनकी शॉर्ट टर्म डिमांड होती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है। एंड लास्ट इज एक्स एंटे वर्सेस एक्स पोस्ट। एक्स एंटे वर्सेस एक्स पोस्ट, तो ये क्या होता है? जैसे कि एक्स एंटे वर्सेस एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब है कि व्हाट यू थिंक एंड व्हाट वाज द रियलिटी, दैट इज एक्स। सोचा क्या, वो एक्स एंटे, हुआ क्या, और रियलिटी। तो क्या हुआ? जैसे मान लो मैं सोचूं कि मेरे पास 100 रुपए, जाता हूँ कि मार्केट जाता हूँ और मार्केट जाके 2 केजी प्याज खरीद के लाता हूँ। ये मेरी एक्स एंटे पोस्ट है, एक्स एंटे डिमांड है, एक्स एंटे डिमांड कि भाई मैंने ऐसा सोचा कि प्याज आपकी 100 रुपए की, 100 रुपए है, और प्याज आपकी 50 रुपए केजी है। मेरे मैंने ये सोचा कि 100 रुपए 2 केजी प्याज। अब मैं मार्केट पहुंचा, मुझे पता चला कि प्याज आपकी 50 रुपए केजी नहीं, आज महंगी है, प्याज है आपके आज 80 रुपीज की। मैं 100 रुपए में क्या 2 केजी ले पाऊंगा? नहीं, मैं कितना ले पाऊंगा? 1.25 केजी।
तो 1.25 kg में ले पाऊंगा, तो मेरी जो डिमांड थी वो 2 kg की थी। लेकिन मार्केट में जब जाके मेरे को रियलिटी पता चली कि प्राइस क्या है, तो मेरी डिमांड अपने आप वो कम हो गई, मतलब मैं कम चीज खरीद पाया। तो रियलिटी में ये था, तो वो मतलब इमेजिनेशन में ये था और रियलिटी में ये था। जैसे आप भी पेपर के टाइम पे सोचते हो ना, अभी जाएंगे आज तो 80 क्वेश्चन सही करके आएंगे, दैट इज एक्सेंट। और जब आप जाते हो वहां पे हवाइयां उड़ती है आपके चेहरे पे, दैट इज एक्सपोज्ड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेंट एंड एक्सपोज्ड। क्या सोचा और क्या हो गया, उनके बीच का ही अंतर को एक्सेंट और एक्सपोज्ड। कई बार होता है ना, ख्याली पुलाव पका लेते हैं। हम पहले बताए थे आपको, कोई लड़की मुस्कुरा दी तो वो एक्स एंटे है, जो आपने ख्याली पुलाव पका लिया। और दूसरे दिन से आपको भैया बोल दिया, वो एक्सपोज कर दी। तो एक्स एंटे रेफर्स टू ए फोरकास्ट एंड एक्सपोज्ड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स। इन केस ऑफ डिमांड, एक्स एंटे अप्लाई टू द एक्सपेक्टेड डिमांड। मेरे को 2 kg की डिमांड थी, एक्सपोर्ट डिमांड इज द एक्चुअल डिमांड, मिला मुझे 1.25 kg। ठीक है, तो एक्स एंटे वर्सेस एक्सपोर्ट। ठीक है, याद रखना पेपर के लिए, इससे भी क्वेश्चन आया बहुत बार। इन टाइप्स ऑफ डिमांड से क्वेश्चन आया। कंसेप्ट है, देखो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट जितने मैं समझा सकता हूँ आपको उतने समझा रहा हूँ, बाकी आपको। अब टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, मार्केट्स के टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है आपके, शायद एसआई वैसाई में तो 2-3 बार पूछा हुआ है। एसआई में होता है तो कौन सा पेपर हुआ था, नायब तहसीलदार। टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर essentially refer to the degree of competition in a market. मार्केट को कंपटीशन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करोगे। देयर आर अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ और भी है। नेचर क्या है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का, नंबर ऑफ सेलर्स कितने, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर मेरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत आई है तो मैं सस्ता प्रोडक्ट बना के दूँ। ये सारी चीजें हैं आपको। ठीक है, अभी हमने डिस्कस की थी, ये सब चीजें देखते हैं। अब ये खास बात है कि जितने भी हम मार्केट डिस्कस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे एग्जिस्ट करते हो, कुछ इनमें से थ्योरेटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो कुछ आपके मार्केट ऐसे हो सकते हैं जो थ्योरेटिकल, ठीक है, जो मतलब पढ़ना है लेकिन वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आपका मार्क्स का, जो आपका मार्क्स जो बात करता है आइडियल सोसाइटी की, ठीक है, आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करता है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही कुछ, जैसे गांधी जी का यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे यूटोपियन कॉन्सेप्ट है जिनकी हम बात करते हैं। ऐसे ही ये भी आपके क्या है, कुछ मार्केट है जो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ है जो नहीं करते हैं, लेकिन हमें पढ़ने। तो पहला है परफेक्ट कंपटीशन। दिस इज वेरी सिंपल, ये आपको पता ही है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। जब आपके बहुत सारे क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन वो स्मॉल होते हैं, सारे स्मॉल है। जैसे आप मार्केट में जाते हो वेजिटेबल्स खरीदने, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। 10 लोग टमाटर बेच रहे हैं या 50 लोग टमाटर बेच रहे हैं, ठीक है, स्मॉल सेलर्स हैं। आप एक से खरीदो, दूसरे से खरीदो, आप किसी से भी जाके तोल भाव कर सकते हो, मोल भाव कर सकते हो कि भाई कितने का है। ठीक है, आप वो जाके कर सकते हो। ठीक है, बार्गेनिंग कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे, तो हो सकता है एक आपको वहां से 10 रुपए kg हो गया, 50 रुपए kg मिले, दूसरे से वही आपको 45 मिल जाए। ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्ट होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सब एक सा आइटम बेच रहे हैं। अब आपको कंपेयर करना है तो एप्पल टू एप्पल ही कंपैरिजन होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में मान लो आपके 50 लोग हैं, 50 के 50 टमाटर बेच रहे हैं, तो आप जाके उनमें क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि सबको अपना सामान बेचना है, तो वो कोई भी बहुत हाई रेट नहीं रख सकता। ठीक है, इसलिए आप सब्जी खरीदने जाओगे तो आप देखना कि सब्जी में जितने भी आपके सब्जी बेचने वाले होंगे, इसलिए सब्जियां ज्यादा महंगी होती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग तो टमाटर बेच रहे हैं 50 और एक बेच रहा है 500 रुपये, और खरीदेगा फिर कोई नहीं खरीदेगा। तो देखना हमारे रेट सेम रहेगी, 1-2 रुपए का फर्क होता है, बार्गेनिंग करोगे तो 4-5 रुपए का फर्क है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। हम बार्गेनिंग नहीं करते, एक्स्ट्रा टिप देते हैं। अच्छा, आप देते होगे, मेरे पास पैसे नहीं है, हम करते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप कर सकते हो, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आप करो।
ठीक है, तो हम तो करते हैं, हमारे पास ऐसे, मैं तो आदत है बार्गेनिंग करने की, ठीक है, आई एम यूज टू इट। बचपन से सब्जी मैं ही लाता था घर पे, तो और घरों में क्या होता है, पेरेंट्स लाते हैं या फिर हमारे घर में मैं ही लाता था हमेशा। तो आई एम ए हैबिट ऑफ आई हैव ए हैबिट ऑफ बार्गेनिंग, ठीक है। मतलब मेरे को आप साथ लेके जाओगे सब्जी खरीदने तो आपको मैं बहुत सस्ता दे दूंगा। बार्गेनिंग करनी चाहिए भाई, इतना आपने मुश्किल से पैसा कमाया है, ऐसे थोड़ी ना है। चलो वो अलग बात है कि भाई आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या ये होते हैं, इनसे नहीं करनी चाहिए, गरीब होते हैं आप, लेकिन हम तो हर जगह ही करते हैं। पैसे की कमी नहीं है, थोड़ा हमें भी दे दो यार, हमारे पास बहुत कमी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ना जो होते हैं आपके सेलर्स, वो आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, होमोजीनियस, ठीक है। देखो आप, नहीं तो फिर आप कंपैरिजन नहीं करोगे, और सबका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, और कोई भी एंट्री और एग्जिट आपका फ्री है सारा, ये हमने अजम्पशन माना, देयर आर नो बैरियर्स, ठीक है, और कोई भी बड़ा सेलर नहीं है वहां पे, सब स्मॉल सेलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो ऑल दी फर्म्स इन सच ए मार्केट आर प्राइस टेकर्स, ये इंपॉर्टेंट, दे आर प्राइस टेकर्स, मैंने आपको बोला भी था ना कि डिफरेंट मार्केट्स होते हैं, उनमें डिसाइड करते हैं कि प्राइसेस क्या होंगे, तो यहाँ पे परफेक्ट मार्केट में प्राइस टेकर्स होते हैं, यहाँ प्राइस मेकर्स नहीं होते, यहाँ प्राइस टेकर्स होते हैं। प्राइस टेकर्स का मतलब जो आपके सब्जी, जो भी आपका वेजिटेबल्स बेच रहा है, आप कोई भी प्राइस उससे बार्गेन करोगे, ऐसा नहीं है कि वो बोले मैं तो 500 रुपए केजी दूंगा, नहीं, वहां पे आप कंज्यूमर के हिसाब से डिसाइड होता है, तो दे आर प्राइस टेकर्स, कंज्यूमर के हिसाब से डिसाइड करता है, प्राइस मेकर्स नहीं है। प्राइस मेकर्स कब होता है, जब मैं बोलूं कि मेरे पास कोई प्रोडक्ट है और मैं बोलूं मैं इसको इतने का ही दूंगा, जैसे आपका आईफोन है, आईफोन जितने का उतने का ही आपको खरीदना है, नहीं तो बोलेगा नीचे मत लो, वो प्राइस मेकर है। जैसे कार होती है आपकी, ऑटोमोबाइल कार्स होती है, वो आपकी क्या होती है, वहां पे ऑटोमोबाइल कंपनी जो होती है वो प्राइस मेकर्स है, वो डिसाइड करती है कार 7 लाख की, आपको 7 लाख के मिलेगा, आप बोलो जाके कि नहीं मैं तो 3 लाख के लूंगा, भाई बार्गेनिंग करने लग जाओ, वहां नहीं होगी, ठीक है। तो जो आपकी प्राइस टेकर्स और प्राइस मेकर्स, ये दोनों चीजें आप याद रखना, कहाँ पे आपका मार्केट में प्राइस मेकर्स होंगे, कहाँ पे आपके प्राइस टेकर्स होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो जो आपके परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जो आपके सेलर्स होते हैं, दे आर प्राइस टेकर्स, कंज्यूमर के हिसाब से उनको प्राइस लेना पड़ेगा, अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते, नहीं तो सामान बिकेगा ही नहीं। अगर कोई आपका खुद से डिसाइड करेगा कि मैं तो 500 रुपए केजी दूंगा, उससे क्यों खरीदेगा, कोई दूसरे से खरीदेगा, ठीक है। तो दिस इज योर परफेक्ट, ठीक है, तो परफेक्ट आपको समझ आ गया, समझा मैंने दिया, एक बार इस स्लाइड को घर जाके वापस से देख। सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखो ओलिगो, अभी जो हमने परफेक्ट बताया, परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या बोला कि सारे प्रोडक्ट आपके होमोजीनियस है, सारे प्रोडक्ट आपके होमोजीनियस है, लेकिन जो ऐसा तो है नहीं ना कि सब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बेचते हैं, एप्पल भी आपके 10 तरीके की क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो वो जो पहला हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा, परफेक्ट कंपटीशन में क्या था आपका कि सारे प्रोडक्ट हमने होमोजीनियस माने थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो परफेक्ट कंपटीशन है आपका,
उसमें सारे प्रोडक्ट हमने होमोजीनियस माने। लेकिन ये तो केस है नहीं ना कि सब होमोजीनियस होंगे। जैसे मान लो 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम ये तो नहीं कह सकते कि सब सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट आपको ऑफर करते हैं। सेम टीचर तो सब जगह नहीं पढ़ा सकता, डिफरेंस तो आ ही जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो होमोजीनियस माना है, ये आपका एक तरह से एजम्पशन है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। ये तो है ही, ये कंडीशन तो है ही, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स हैं। इसी का बेटर फॉर्म है मोनोपोलिस्टिक, रियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक फॉर्म है इसका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपके बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हेट्रोजीनियस है। होगा उसी रेंज का प्रोडक्ट लेकिन हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल आपका टूथपेस्ट, एक आपका पेप्सोडेंट है, एक आपका कोलगेट है, एक आपका विको है, या ऐसे करके बहुत सारे आपके। तो इसकी भी रेट ऑलमोस्ट उसी रेंज में होगी जिसमें इसकी है, उसी हिसाब से रेंज होंगी। या तो पतंजलि का है, ठीक। अब आपके पास ऑप्शन, आप ये खरीद सकते हो, आप ये खरीद सकते हो, आप ये खरीद सकते हो, या आप इनमें से कोई भी खरीद सकते हो। देखो प्रोडक्ट वही है, पेस्ट ही, टूथपेस्ट ही है, लेकिन उनके रेट में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, उनकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट सेम ही है टूथपेस्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस नहीं कि टमाटर है तो टमाटर सेम नहीं। यहाँ पे भी आपका पेस्ट है, लेकिन वो अलग अलग ब्रांड का है, अलग अलग क्वालिटी का, प्राइस रेंज उसकी ऑलमोस्ट एक रेंज में है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक में जो आपका होता है, सेंसोडाइन फॉर सेंसिटिविटी, हम थोड़े सेंसिटिव कम ही है तो सेंसोडाइन का यूज नहीं करते। This is a more realistic scenario that actually occurs in the real world. यही होता है रियल वर्ल्ड में। आप जाओगे मार्केट में भी तो वहां पे भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है, एप्पल्स वगैरह खरीदने जाओगे उनमें भी आपके फर्क होता है। वॉइस, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय वॉइस? कट हो रही है? कब से कट रही है? अब सही है? ठीक, अब सही। यहाँ थोड़ा मौसम ऐसा ही हो रहा है, क्लाउडी। सो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर स्टिल लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स, जो हमने बात की थी, बट दे ऑल डू नॉट सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक तो समझ आ गया ना, मोनोपोलिस्टिक में क्या समझाया मैंने? मोनोपोलिस्टिक समझ आ गया आपको, क्या समझाया? फिर से समझा देते हैं मोनोपोलिस्टिक। वैसे तो रिकॉर्डिंग में वो चीजें आ जाती है। अच्छा अच्छा, मोनोपोलिस्टिक समझा देते हैं, ठीक है। वापस से प्रॉब्लम है वॉइस में? तो वापस से प्रॉब्लम, वेट करो फिर, जस्ट वेट। टेंशन नहीं लेनी होती है ज्यादा पढ़ाई की, जो पूछना है पूछना चाहिए।
चलते हैं। थोड़ा सा एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको हमने निकाल दिया क्लास से, ठीक है। तो डिस्टर्ब हो हम और क्यों फालतू की बातों पे टाइम खराब कर। लाइफ में यही आपका फंडा भी होना चाहिए। देखो कोई परेशानी हो तो परेशानी, जैसे मान लो होता क्या है लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज ऑफ पीपल। The more people you are hang out with, the more shit you have to deal with. So if some person is problematic for you, तो क्या जैसे हमारे होता है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, घाव हो गया तो उसको निकाल देते हैं, उसको रिमूव दोज पीपल। अब ऐसा ही है क्लास में भी, अगर कहीं पे हर जगह पे होल्ड करता है लाइफ में, कोई भी चीज आपको तकलीफ दे रही है उसको दूर करता है। यही लाइफ का फंडा है, ठीक है। गौतम बुद्ध इसलिए चले गए थे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको अटैचमेंट प्रॉब्लम दे रहा है तो रिमूव दैट, ठीक है। चलो, तो हम क्या बात कर रहे थे, एक आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है आपका मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट में भी आपके बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बहुत सारे, देखो किस बेसिस पे आपके मार्केट अलग अलग तरीके के होते हैं, इन बेसिस पे कि कितने सेलर्स है कितने बायर है। तो परफेक्ट में बहुत सारे सेलर्स है बहुत सारे बायर्स हैं, टमाटर बेचने वाले भी बहुत है, सब्जी बेचने वाले आप भी बहुत सारे खरीदने वाले। मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट बेचने वाले बहुत सारे खरीदने वाले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस मतलब सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन वो तो रियलिटी है नहीं ना भाई। सब्जियों में भी आप देखोगे वेरिएशन होता है, किसी के टमाटर छोटे होते हैं बड़े होते हैं, किसी के थोड़े खराब होते हैं, ठीक है। ऐसे एप्पल आप खरीदने जाओगे अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। तो यहाँ पे जो हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे थे, वैसा मार्केट आपका रियलिटी में एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो है आपका मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन उसका जो रियलिस्टिक पार्ट है वो होता है मोनोपोलिस्टिक। यहाँ पे सेलर्स भी बहुत सारे, बायर्स भी बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा है आपका, हेट्रोजीनियस। जैसे आपका पेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में आपके पास पेप्सोडेंट भी है, ठीक है, आपके पास कॉलगेट भी है, आपके पास पतंजलि भी है, ठीक है, तो ये विको भी है। तो ये सारे पेस्ट में आप जो चाहो वो अब अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद है, और इनकी प्राइस रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ठीक है। ऐसे आपका नमक देख लो भले से, सॉल्ट, सॉल्ट में भी ऐसा ही अलग अलग ब्रांड है, ठीक है। तो ये आपका होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। अब आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक पे। This is a more realistic scenario that actually occurs in the real world. In monopolistic competition, there are still a large number of buyers and as well as sellers, but they all do not sell homogeneous products. The products are similar, but all sellers sell slightly differentiated products. Perfect competition और मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंस है ना, वहां पे होमोजीनियस होता है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस है प्रोडक्ट। दैट इज द मेन डिफरेंस। वहां पे आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यहाँ पे हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, ठीक है। वहां पे सब सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं हम कि टमाटर है या जो भी है आपका, सब चीजें सेम है। जैसे हम वहां पे मान के चल रहे हैं पेस्ट बिक रहा है तो कॉलगेट का बिक रहा है सब, लेकिन वो तो रियलिटी में तो वैसा नहीं है ना, रियलिटी में तो चीजें डिफरेंशिएटेड बिक रही है। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो आपका रियलिस्टिक वर्जन है वो है मोनोपोलिस्टिक। इज इट क्लियर? वहां पे होमोजीनियस है प्रोडक्ट, यहाँ पे हेट्रोजीनियस। दिस इज द डिफरेंस। इज इट क्लियर? बाकी तो वहां पे भी बायर्स बहुत सारे हैं, सेलर्स बहुत सारे हैं। नहीं, सेलर बायर में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस इन केस ऑफ सेलर एंड बायर, ठीक है। सेलर्स और बायर्स उतने ही है, इसलिए तो लिखा है देखो, देयर आर स्टिल ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज सेलर्स। वो तो कंडीशन सेम ही है, कंडीशन सिर्फ अलग हो गई आपकी, कहां पे, यहाँ पे आके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। Now the consumers have the preference of choosing one product over another. यहाँ पे उनका चॉइसेस आ गए, ठीक है। वहां तो सेम था तो क्या चॉइस थे यहाँ पे। The sellers can also charge a marginally higher price since they may enjoy some market power. क्यों? क्योंकि आपका मैंने बताया ना, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, यहाँ पे प्राइसेस
इनमें वैरी होती है ना प्राइसेस। तो अब पतंजलि काफी सस्ता है, आप किसी और पे चले जाओगे, आप अगर एमवे के पे चले जाओगे, एमवे का काफी महंगा है। सो द सेलर्स बिकम द प्राइस सेटर्स। यहाँ पे प्राइस कौन सेट कर रहा है? कोलगेट वाला। आप जाके नहीं बोल सकते ना, पेस्ट अगर 100 रुपए का आप बोलोगे मुझे तो 50 का चाहिए, नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं था। परफेक्ट में आप जाके बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि वही प्रोडक्ट आपको दूसरी जगह पे भी सेम रेट वो मिल जाएगा, सेम ही प्रोडक्ट है सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग है, तो कॉलगेट के प्राइस में डिसाइड कर सकता हूँ, पेप्सोडेंट के प्राइस पेप्सोडेंट वाला डिसाइड कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपके हैं सेलर्स, टू सम लेवल दे आर प्राइस सेटर्स, टू सम लेवल दे आर प्राइस सेटर्स। बाकी पूरी तरह से नहीं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि एक लिमिट से ज्यादा महंगा नहीं कर सकते, नहीं तो लोग खरीदेंगे। टू सम लेवल दे आर प्राइस सेटर्स, कि भाई हम कॉलगेट में हमने कोई नया वो लेके आए, ठीक है, नए नाम से निकाल दिए कॉलगेट फ्रेश, और उसके 2 रुपए ज्यादा रख दी, ठीक है, एड पे खर्चा किया, लोग इसको पसंद कर रहे हैं तो उसके 4 रुपए बढ़ा दिए। इतना वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं 50 रुपए बढ़ा दिए नहीं तो खरीदेंगे। तो प्राइस सेटर्स होता है यहाँ पे टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट का मतलब क्या है? अगर वो ज्यादा बढ़ा देंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे, फिर दूसरे खरीदने लगते हैं। तो दिस इज योर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, the market for cereals is a monopolistic competition. ठीक है, the products are similar but slightly differentiated in terms of taste and flavors. cereals आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन उनके रेट अलग अलग है। another such example is toothpaste, अभी दिया मैंने आपको, ठीक है। so this is all about your monopolistic competition. next is your oligopoly. ओलिगोपॉली में कुछ कुछ ही फर्म्स होती है मार्केट में, देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स। अब यहाँ पे बायर जो सेलर्स है आपके वो काफी कम हो गए। अभी तक क्या हो रहा था? सेलर्स बहुत सारे थे, बायर्स बहुत सारे थे। देयर आर ओनली अ फ्यू फर्म्स, ठीक है। और ज्यादातर आपकी 3 से 5 डोमिनेट फर्म्स होती है, ठीक है। 3 से 5 आपकी डोमिनेट फर्म्स होती है, ठीक है। सो बायर्स यहाँ पे बहुत सारे और सेलर्स काफी कम है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आप बताओ कार कितनी कंपनीज बनाती है? 10, 20, 25, इससे ज्यादा तो नहीं बनाती, ठीक है। 10, 20, 25, इससे ज्यादा कार तो नहीं बनाती कोई भी कंपनी, ठीक है। तो जब इससे ज्यादा कार नहीं बनाती है, तो फिर अब कार आपकी लिमिटेड कंपनीज बना रही है। तो डिसाइड कौन करेगा कार के प्राइस को? आप लोग डिसाइड करते हो या कंपनी डिसाइड करेगी? बताइए आप, हु विल डिसाइड? हु विल डिसाइड? कंपनी, ठीक है। कंपनी विल डिसाइड, ठीक है। तो कंपनीज विल डिसाइड। तो यहाँ पे क्या होता है? दे आर प्राइस सेटर्स, मतलब। और कंज्यूमर्स क्या हो गए यहाँ पे? प्राइस टेकर्स। उनको कार जितने में मिल रही है उतने में खरीदनी पड़ेगी। आपको पता हो तो, पहला हमने जो पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी आपकी फर्म्स थी, ये जो जितने भी आपके सेलर्स थे, देवर प्राइस टेकर्स, जो कंज्यूमर के हिसाब से उनको डिसाइड करना पड़ता था, प्राइस टेक कंज्यूमर जो देगा। दूसरा हमने पढ़ा मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में टू सम एक्सटेंट जो आपके सेलर से, दे आर प्राइस सेटर्स, प्राइस सेट कर सकते हैं। लेकिन जो ओलिगोपॉली, इसमें तो प्राइस ही वही सेट करते हैं, कंज्यूमर को तो उन्होंने जो प्राइस सेट कर दी उस पर लेनी, ठीक है। तो ओलिगोपॉली में देयर आर सम, ठीक है। तो वहां पे जो आपके होते हैं, दे आर दी प्राइस। नहीं नहीं, स्टक नहीं हुआ है, वॉइस कोई स्टक नहीं हुई है। ये लड़की कोई कुछ लिख रही थी, बीडी पीपल ऑफ इंडिया, इसको रिमूव किया है, ठीक है। सो कोई वॉइस स्टक नहीं हुई है, डोंट वरी।
तो ऑटोमोबाइल परेशान नहीं हो नहीं, वो वॉइस इसलिए नहीं आ रही थी कि आई वॉज रिमूविंग सम पर्सन, ठीक है, तो थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। मैंने अभी आपको बोला ना, निकाल दो, क्यों फालतू में किसी से बहस करनी है। सो ओलिगोपोली क्लियर होना चाहिए आपको। ओलिगोपोली क्या कहता है आपका? ओलिगोपोली कहता है कि भाई देयर आर वेरी फ्यू बायर्स, वो फ्यू सेलर्स। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आप एग्जांपल ले लो ना, अब आप ऑडी है, मर्सिडीज है, या फिर मान लो आपको मारुति है। अब मारुति की कोई कार अगर 7 लाख की है, तो 7 लाख की है, आप जाके वहां कितना ही बार्गेन कर लो, 10-20 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उसने जो प्राइस डिसाइड उसने की है। कभी कभी ऑफर दे देते हैं, वो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं मैं तो 3 लाख में लूंगा, बोलेंगे घर जाओ भाई, क्योंकि उनकी कार तो बिकेगी, कोई और खरीदेगा। दे आर प्राइस सेटर। यहाँ पे कंज्यूमर्स क्या हो गए? प्राइस टेकर्स, जो डिसाइड कर दी वो है। अब जैसे आपकी एयरटेल, जियो, ये सारी कंपनीज है, आइडिया, वोडाफोन वगैरह, ये सब, बीएसएनएल, यहाँ पे इन्होंने जो प्लान आपको दिया वो प्लान आपको लेना है। ये ओलिगोपॉली है, ठीक है, ये प्राइस इन्होंने सेट की हुई है तो की हुई है। ऐसे ही आपका नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये सब चीजें आपका किसका एग्जांपल है? ओलिगोपॉली का एग्जांपल। उन्होंने प्राइस सेट की हुई है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो नेटफ्लिक्स से 50 रुपए दूंगा या दूंगी, मैं तो उसी में देखूंगा, वो नहीं है ना भाई। जैसे आप वहां जाके बोल देते परफेक्ट में, मैं तो भाई टमाटर के 50 रुपए दूंगी, 60 रुपए नहीं दूंगी या नहीं दूंगी। दैट इज द डिफरेंस इन केस ऑफ ओलिगोपॉली। पेट्रोल प्राइसेस कोई डिसाइड नहीं करता, पेट्रोल प्राइसेस आर मार्केट होते हैं। आप ये बोल सकते हो उसमें पेट्रोल प्राइसेस के केस में कि भाई आपके जो ये सऊदी अरेबिया है, ईरान है, ये सब आपके ओलिगोपोली का पार्ट आप बोल सकते हो, बट वहां जाने की जरूरत है ही नहीं। इतने से समझ आ गया ना? ठीक है, वहां से समझ आ गया ना। ओईसीडी नहीं कहते उन्हें, ओपेक कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? ओपेक कहते हैं उन्हें, जो आपके ऑयल, पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग करते हैं, ओपेक। ओलिगोपोली क्लियर है भाई? सिंपल है, ठीक है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है, आपको समझ आ गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है। लेकिन ओलिगोपॉली में देखो आपका है ना, ये एक बार स्लाइड्स आप घर जाके भी पढ़ना, इसमें कुछ एक दो चीजें आपको समझेगी। इन ओलिगोपॉली देयर आर वेरियस बैरियर्स टू एंट्री इन द मार्केट एंड न्यू फर्म्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अब मैं कल को अगर कोई आपकी टेलीकॉम, जैसे आपकी ये जियो वगैरह टेलीकॉम कंपनी को खोलना चाहूँ, तो इट विल टेक लॉट ऑफ कैपिटल, लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, लॉट ऑफ बैरियर्स आर देयर। लाइसेंस लो, टावर्स लगाओ, इधर से परमिशन लो, उधर से परमिशन लो। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में बहुत आसानी से आप एंटर कर सकते हैं। आज मुझे सब्जी बेचनी है, आसानी से मैं कर सकता हूँ। ओलिगोपॉली में क्या टेक्नोलॉजी चाहिए होती, कार बनानी है, टेक्नोलॉजी चाहिए, इसलिए कम लोग यहाँ पे एंटर कर पाते हैं, इसलिए तो यहाँ पे सेलर्स कम है। व्हाट इज द रीजन दैट सेलर्स आर लेस? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स, देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स। दिस इज अबाउट ओलिगो, ठीक है, होपफुली क्लियर। मोनोपोली, मोनोपोली तो आपको पता ही है, जब एक अकेला ही कंट्रोल करे, ठीक है, जैसे इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे हमारा मोनोपोली, इंडियन रेलवे, ठीक है, अकेला ही है। जब अकेला ही कोई होता है, जैसे कल की डेट में मान लो जियो अकेला ही बच जाए, सब गायब हो जाए, जैसे किसी टाइम पे बीएसएनएल अकेला अकेला ही था, तो उस समय बीएसएनएल की मोनोपोली थी। मतलब बीएसएनएल के जो जेटीए भी होते थे, उनकी डीसी से ज्यादा उनकी वो थी, मतलब वैल्यू थी कि भाई हमें सिम दिला दो, हमें यहाँ फोन लगा दो। लेकिन वो अब जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन हुआ, दिक्कत क्या है ना, मोनोपोली में दिक्कत होती है आपके किसको? कंज्यूमर। चलो रेलवे तो आपकी गवर्नमेंट ओन्ड है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेलवे आपकी प्राइवेट होती
तो फिर वो जो चार्ट लगाती है, जैसे एयरलाइंस है, अगर मान लो कल को एक ही एयरलाइंस बच जाए, इंडिगो, तो अब इंडिगो जो प्राइस डिसाइड करेगी उसमें आपको जाना पड़ेगा। लोग तो ट्रेवल करेंगे ही, क्योंकि जिनको टाइम बचाना वो करेंगे, लेकिन गरीब आदमी नहीं कर पाएगा। तो मोनोपोली में क्या होता है, एक सिंगल ही होता है, ठीक है। तो मोनोपोली आपको समझ आ गया, जब अकेली एक ही आपकी वो हो फर्म और वही सब कुछ करे। इट कैन सेट एनी प्राइसेस इट विशेस सिंस इट हैज ऑल द मार्केट पावर, ठीक है। ये आपका मोनोपोली है, ओके। नेक्स्ट लास्ट इज मोनोपोली, ठीक है। मोनोपोली विथ वन बायर, मोनोपोली विथ वन बायर। नहीं, एयरलाइंस को फेयर को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी है, बट दे हैव बीन गिवन ऑटोनॉमी। वो अपने प्राइसेस खुद से डिसाइड कर सकते हैं एयरलाइंस वाले, अथॉरिटी बनाई हुई है, ठीक है, जो रेगुलेट करती है कि आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एयरलाइंस का ऑटोनॉमी है एक हद तक कि आप जितने चाहो उतने, अगर बहुत ही ज्यादा बढ़ाते कल तो मान लो यहाँ से, अगर वो डिस्टेंस के हिसाब से कि इतने तक आप इतना बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो अथॉरिटी जो है वो इतना उन पे मतलब बनाई हुई है, लेकिन वो इतना रेगुलेट नहीं करती है जितना रेगुलेट करता है, ठीक है। एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लेकिन बढ़ा सकते हैं। जैसे आपका वोडाफोन वगैरह, ये भी तो आपके चार्जेस बढ़ाते रहते हैं, प्लान्स के पहले इतने सस्ते थे, फ्री में देते थे। तो वो सब अथॉरिटीज बनाई हुई है, लेकिन वो ज्यादा रेगुलेट नहीं करती, क्योंकि अकाउंट में भी होना जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, देखो आप चीजों को समझो, हम क्या कह रहे हैं, इस चीज को आपको समझना जरूरी है पेपर के लिए, ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हमारा जो पूरा ध्यान होना चाहिए मार्केट्स पे, वो होना चाहिए सेलर्स, तीन चीजों पे होना चाहिए। सेलर्स कितने हैं, बायर्स कितने हैं, और प्राइस टेकर या प्राइस मेकर कौन है। तो हमने पहला देखा परफेक्ट कंपटीशन। सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स बहुत ज्यादा है, सॉरी, बायर्स भी बहुत ज्यादा है, और जो आपका सेलर है वो प्राइस टेकर है, क्योंकि उसको कंज्यूमर के हिसाब से प्राइस डिसाइड करना है। फिर आप मोनोपोलिस्टिक में गए, मोनोपोलिस्टिक में भी सेम चीज है, सेलर्स और बायर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ हद तक आपके सेलर्स क्या है, प्राइस मेकर है, सेटर्स है। फिर हम गए ओलिगोपोली में, ओलिगोपोली में आपके बायर्स हो गए कम, सेलर्स उतने ही है। कार मुझे भी खरीदनी है, आपको भी खरीदनी है, यहाँ पे जियो सिम वगैरह आप भी यूज करते हो, मैं भी। यहाँ पे ये ओलिगोपोली में दे आर प्राइस सेटर्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या हो गए, कंज्यूमर प्राइस टेकर हो गया, जो वो प्राइस बोलेंगे वो लेनी पड़ेगी। फिर हम गए मोनोपोली में, मोनोपोली में गए, मोनोपोली में सेलर एक ही हो गया, सेलर एक ही हो गया, और बायर आपके बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, ये प्राइस सेटर है, सब कुछ ये डिसाइड करेगा। अब आ गए हम, एक नया चीज आती है जो इन सबसे अलग है, मोनोपोली। मोनोपोली जिसमें बायर एक होता है, ओनली वन बायर इज देयर, है ना कमाल के बात। अभी तक यहाँ पे भी बायर बहुत सारे, यहाँ पे बायर बहुत सारे, इसमें भी बायर बहुत सारे, इसमें बायर बहुत सारे, इसमें बायर बहुत सारे, इसमें बायर बहुत सारे। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें वन बायर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हमारे यहाँ का डिफेंस, नेशनल डिफेंस। अब हमें कुछ भी चाहिए अपने डिफेंस के पर्पस के लिए, तो हम अपनी कंडीशन डालते हैं कि हमें इसमें ये फीचर्स चाहिए, ठीक है, इतने के बीच में इसकी प्राइस होनी चाहिए, और हमें ये इतने चाहिए तब तक डिलीवर आप करने। यानी जब वन बायर है कोई,
तो यहाँ पे प्राइस सेटर कौन हो गया? वो बायर, वो कंडीशंस डालेगा। दैट इज ए स्पेशल केस ऑफ मार्केट मोनोपसनी विथ वन बायर। ओके, तो अब देख लेते हैं मोनोपसनी। So monopsony with one buyer. Market systems are not only differentiated according to the number of suppliers in the market, they may also be differentiated according to the number of buyers. Whereas a perfectly competitive market theoretically has an infinite number of buyers and sellers, a monopsony has only one buyer for a particular good or service, giving that buyer significant power in determining the prices of the products produced. For example, Indian defense. This is the example of your monopsony with one buyer. ठीक है, 5 तरह के मार्केट हमने पढ़ लिए, इनमें से क्वेश्चन आता है। Now price demand elasticity. This is important. Price demand elasticity. अब आपके शुरू हो गए ग्राफ। ठीक है, 5 तरह के आपकी इलास्टिक डिमांड इलास्टिसिटी हमें पढ़नी है। यहाँ पे प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी आपकी क्या बताती है? देखिए कि प्राइस आपकी जिस हिसाब से बढ़ती है या घटती है, उस हिसाब से आपकी डिमांड में क्या फर्क आता है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम देखते थे कि प्राइस और डिमांड में हम की प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, तो वो हम मैक्रो में देखते थे, लेकिन यहाँ पे अब अलग अलग केस में अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन केस में प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड आपकी नहीं कम होती है, बढ़ उतनी रहती है या इवन बढ़ भी जाती है। वही सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो हम माइक्रो लेवल पे करेंगे। तो प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी अगर एक वर्ड में आपको समझाऊं तो ये है कि प्राइस के साथ डिमांड किस तरह से वेरी करती है। अगर आपकी प्राइस थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हुई, थोड़ी सी भी, और आपकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क आ गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डिमांड इलास्टिसिटी बहुत हाई है। जैसे आपको याद हो तो हमने टैक्सेस में पढ़ा था कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों इलास्टिक है, दे आर इलास्टिक इन नेचर। क्यों? टैक्सेस में थोड़ा सा भी रेट बढ़ाओगे तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स मिल जाएगा, और थोड़ा सा भी कम करोगे तो गवर्नमेंट का टैक्स काफी कम हो जाएगा। तो वहां पे क्या है, टैक्स में थोड़ा सा भी वेरिएशन करने से आपके गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में बहुत फर्क आ रहा था, इसलिए वहां पे इलास्टिसिटी बहुत आई थी। और यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी सेम वही कंसेप्ट अप्लाई होगा आपका। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने प्राइस है किसी चीज की, मान लो 100 रुपए थी, और यहाँ पे उसकी डिमांड थी, ठीक है, वो आपके मतलब डिमांड ये थी कि कोई भी उसको खरीद सकता था, 100 रुपए पे कोई भी खरीद सकता था, मतलब यहाँ पे डिमांड उसकी इनफाइनाइट थी, कोई भी खरीद रहा है। अचानक से उसकी प्राइस 100 से 110 हो गई, तो डिमांड यहाँ पे इन्फिनिटी से 0 हो गई, कोई नहीं खरीदना चाहता उसको। तो हम कहेंगे यहाँ पे आपकी डिमांड इलास्टिसिटी बहुत हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन होते ही डिमांड में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। या दूसरा केस ये हो कि प्राइस आपकी 100 थी, यहाँ पे डिमांड आपकी इनफाइनाइट थी, प्राइस आपकी 100 से 120 हो गई, बढ़ी 20 रुपए, फिर भी आपकी डिमांड उतनी है, यानी यहाँ पे डिमांड इलास्टिसिटी क्या है आपकी? 0 है, बहुत कम है। तो डिमांड इलास्टिसिटी किस बेसिस पे? प्राइस के बेसिस पे कि भाई डिमांड में क्या फर्क आ रहा है। तो जो ज्यादा वेरिएशन आ रहा है डिमांड में तो वो इलास्टिक बहुत हाई होगी, और नहीं आ रहा तो उसको हम कहेंगे इन इलास्टिक है। ठीक है, ऐसे ही आपका टैक्सेस में हमने पढ़ा था। तो अब एक एक करके देखते हैं कि 5 तरह के अलग अलग इसमें हो सकते हैं, 5 कंडीशंस बनती है। ठीक है, 5 अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं डिमांड उसके बीच में, वो एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। The extent of responsiveness of demand with changes in the price is not always the same. The demand for a product can be elastic or inelastic depending on the rate of change in the demand with respect to change in price of a product. समझ लिया? Elastic demand is the one where the response of demand is greater with a small proportionate change in the price. On the other hand, inelastic demand is the one
when there is relatively a less change in the demand with a greater change in the price. ये भी समझा दिया आपको मैंने, ठीक है। अब पहला आता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, वो इन्फिनिटी पे तो जीरो पे चला जाए। When a small change in price of a product causes a major change in its demand, it is said to be perfectly elastic demand. ठीक है। In perfectly elastic demand, a small rise in price results in fall in demand to zero. अभी समझाया। While a small fall in price causes increase in demand to infinity. मतलब आपकी प्राइस अगर कम ज्यादा हो रही है तो डिमांड आपकी जीरो हो जाएगी, और प्राइस कम हो रही है तो जीरो से डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, सब लोग उसी को खरीदना चाहेंगे। In such a case, the demand is perfectly elastic. EP is equals to infinity. ये याद रखना। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, EP इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। प्राइस चेंज होते ही जीरो से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, तो पहला केस ये। आगे चलते, धीरे धीरे सब चीजें समझ आ जाएगी। ये देखो, ये 5 तरीके हमें पढ़नी है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, पांचों आपको पढ़नी है, एक एक करके देखते हैं। पहला तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। The degree of elasticity of demands helps in defining the shape and slope of a demand curve. जो डिमांड कर्व बनेगी वो इसी बेसिस पे बनेगी कि भाई डिमांड किस तरह से वेरी करता है। Therefore, the elasticity of demand can be determined by the slope of the demand curve. Flatter the slope of the demand curve, higher the elasticity of demand. अभी कर्व देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। In perfectly elastic demand, the demand curve is represented as a horizontal straight line. जैसे आपका ये अगला वाला फिगर एक बार देख लेते फिर पढ़ेंगे इसको। ये देखो, ये जो प्राइस है P, इस पे आपकी डिमांड ये इनफाइनाइट है। ठीक है, जो P है, कोई पर्टिकुलर P है, प्राइस P कुछ भी हो सकता है, 100 रुपए है, 200 रुपए, इस पे आपकी डिमांड इनफाइनाइट है। जैसे ही आप इससे ऊपर थोड़ा सा करोगे, अगर आपने प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ाई, this demand will become zero. This demand will become zero. सीधी यहां से नीचे आ जाए। This is your perfectly elastic. मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो वो इनफाइनाइट है और जीरो है। ठीक है, जैसे ही आपने प्राइस उसकी थोड़ी सी कम की, वो वापस से इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस में थोड़ा सा भी वेरिएशन होने से उसकी डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, दैट इज योर परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो पहला केस आपको क्लियर है, परफेक्टली इलास्टिक का। परफेक्टली इलास्टिक का ये वाला डायग्राम याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको उससे ज्यादा समझ में आ जाएगा जो लिखा है। वैसे तो मैं समझा दिया आपको, वही चीज यहाँ लिखी है। क्या लिखी है, फ्रॉम फिगर 2 जो अभी हमने देखा, इट कैन बी इंटरप्रेटेड दैट एट प्राइस ओपी, जो प्राइस थी उसकी, डिमांड इज इनफाइनाइट। ओपी क्या है आपकी, जो अभी हमने ये बनाया था, यहाँ पे पी था, यहाँ पे पी था, यहाँ पे ओ था। तो ओपी प्राइस पे डिमांड इज इनफाइनाइट, but a slight rise in price would result in fall in demand to zero. It can also be interpreted from figure 2 that at price P, consumers are ready to buy as much as quantity of the product as they want. However, a small rise in price would resist consumers to buy the product. Now, this is important.
Though perfectly elastic demand is a theoretical concept and cannot be applied in the real situation. ऐसा कभी नहीं होता कि किसी चीज की 10 रुपए कीमत बढ़ी और लोग उसको खरीदना ही बंद कर दें, लेकिन ये theoretical है concept. However, it can be applied in cases such as perfectly competitive market and homogeneity products. In such case, the demand for a product of an organization is assumed to be perfectly elastic. अगर आपने परफेक्ट कंपटीशन है वहां पे, अगर ये दो आपके मान लो बहुत सारे वेंडर्स हैं, अगर इसने प्राइस थोड़ी भी बढ़ाई तो इससे कोई नहीं खरीदेगा, सब लोग दूसरों से खरीदना शुरू करते हैं. लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जैसा कुछ होता ही नहीं, परफेक्ट मार्केट जैसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो भी आपका कैसा है, एक आपका इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है. ठीक है, वो रियलिटी में नहीं, उसका रियलिस्टिक पार्ट क्या है आपका मोनोपोली. From an organization's point of view, in a perfectly elastic demand situation, the organization can sell as much as it wants as consumers are ready to purchase a large quantity of product. However, a slight increase in price would stop the demand. So this is your first, that is perfectly elastic. तो ये आपका परफेक्ट इलास्टिक का फिगर है. इस वाली प्राइस पे ओपी पे मान लो 100 रुपए, आप जो भी चीज बेच रहे हो सब बिकेगी, लेकिन आपने थोड़ा सा ऊपर गए ओपी डैश, तो फिर क्या है, आपकी जीरो हो जाए, लोग दूसरी जगह से खरीदना शुरू कर देंगे, आपसे कोई नहीं खरीदेगा वो वाला प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये है आपकी परफेक्टली इलास्टिक. अब आगे चलते हैं. सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक. तो परफेक्टली इनइलास्टिक इसका जस्ट अपोजिट हो गया. जब आपने कितना ही चेंज किया कोई फर्क नहीं पड़ा डिमांड. ठीक है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक. इनइलास्टिक मतलब आप प्राइस को कितना ही चेंज करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिमांड उतनी है. इज वन व्हेन देयर इज नो चेंज प्रोड्यूस्ड इन द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे आपका सॉल्ट है, सॉल्ट आपको खरीदना ही है, जरूरत है आपकी. अगर 10 का 20 रुपए भी हुआ तो भी खरीदते हो, 50 हुआ तो भी. खाना है, सस्ता हो महंगा हो खरीदते हो. पानी है, पानी अगर आपको फ्री मिल रहा है मिल रहा है, नहीं तो खरीद के पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा. ठीक है, तो एसेंशियल गुड्स के केस में आपकी प्राइस बढ़े या घटे आपको वो चीज कंज्यूम करनी ही करनी, तो उस पर ज्यादा वेरिएशन नहीं पड़ता है. तो इसलिए वहां पे क्या होती है आपकी जो डिमांड ये होती है आपकी, वो होती है आपकी जीरो. ईपी इक्वल टू जीरो का मतलब अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, देखो अभी आप यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो. अगर देखो प्राइस आपकी ये रहे या आपकी ये रहे या आपकी ये रहे, योर डिमांड विल रिमेन सेम. हर जगह पे ये डिमांड सेम. ठीक है, प्राइस आपकी कुछ भी रहो डिमांड इज सेम, हर जगह पे डिमांड सेम है. ठीक है, तो आपका जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है वहां पे क्या होता है आपका इस तरह का बनता है. ठीक है, वहां पे कैसा बन रहा था, इस तरह से बन रहा था, और यहाँ पे कैसे बनता है, नहीं इंटरनेट कैसे हो गया भाई. इंटरनेट तो आप इंटरनेट के बिना तो रह सकते हो ना, खाना खाए बिना नहीं रह सकते. आपका क्या सिस्टम है, आप इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, खाना खाए बिना रह सकते. इंटरनेट के बिना रह सकते हैं यार, इंटरनेट के बिना रह सकते हैं. ऐसे तो कुछ लोग तो नमक खाए बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ. इंटरनेट के बिना तो सब लोग रह सकते हैं, आप भी तो रहे इतने दिनों से 2G के साथ. क्या पहले भी तो हम लोग रहते थे इंटरनेट के बिना, इंटरनेट के बिना तो रह सकते हैं ना भाई. लेकिन सॉल्ट आप जनरली सॉल्ट यूज करते हैं ये सब. ठीक है, फूड खाना चाहिए सबको, पानी चाहिए. अगर पानी मेरे को जैसे नहीं मिल रहा, नल से नहीं आ रहा साफ पानी, मैं खरीद के पीऊंगा, खरीद पीऊंगा. इसलिए तो आप देखो ना वाटर जो आपका ये आजकल ये फिल्टर वाटर का कितना बिजनेस चल गया है, आरओ वाले का. तो आजकल देखो पानी, देखो दो ही चीजों में पैसा है. अगर आपको स्टार्टअप करना है, अगर आपको पैसा कमाना है बहुत सारा,
अगर आपको IAS ये नहीं बनना या फिर बनना है, आप मेहनत करो, नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो आपका स्टार्टअप के लिए क्या है, या तो पानी का कोई बिजनेस शुरू करो, ये पानी RO वाला, या फिर आप चाय का करो। वही चीजें पी जाती है इंडिया में सबसे ज्यादा, पानी और पानी के बाद चाय। ठीक है, क्योंकि खाने में तो क्या होता है, खाने में तो अलग अलग जगह पे क्या है, पानी सब पिएंगे, चाय भी अधिकतर लोग पीते हैं, हमें ज्यादा कुछ लगता नहीं। ठीक है, इंटरनेट के बिना तो रह सकते हैं यार, रहते ही है हम लोग। तो ये जो यहाँ पे लिखा है, ये उसी फिगर को समझाया हुआ है, घर पढ़ लेना। फिर आती है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक। देखो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीरो इन्फिनिटी और उससे जीरो पे आ जाए, तो ऐसा होता होगा ना कुछ तो, आपका रियलिटी मतलब रियलिटी में तो कुछ और चीज होता होगा। तो जब आपका प्राइस आपकी कम होती है, थोड़ी सी बढ़ती है, और डिमांड उसकी काफी मतलब उससे थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है जीरो और इन्फिनिटी वाला, तो वो तो आपका हो गया ईपी इक्वल टू इन्फिनिटी, लेकिन वो तो अनरियलिस्टिक कंडीशन है। रियलिस्टिक में ऐसा होगा कि मान लो कोई आपका 100 रुपए का है और उसको उसके 10 पैकेट बिकते हैं, अब वो 110 का हो गया, तो हो सकता है उसके 10 की बजाय 8 पैकेट बिके, लेकिन ऐसा थोड़ा ना जीरो बिकेगा। तो यहाँ पे जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होती है, यहाँ पे क्या होता है, जैसा आपका ये एग्जांपल है, इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 20%, then the demand of the product decreases by 25%। ठीक है, मतलब 20% प्राइस इंक्रीज हुआ और उससे ज्यादा उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, क्योंकि इलास्टिक का मतलब तो यही है ना, जितनी प्राइस इंक्रीज हुई उससे ज्यादा डिमांड कम होनी चाहिए, तो हम उसे कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। अब इसकी कर्व देखो, आप कर्व से ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो, जब प्राइस ये थी OP2, यहाँ पे आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी आपकी Q2, ये चाहिए थी। मान लो यहाँ पे OP2 आपकी प्राइस 100 रुपए थी और आपको एक क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 20 चाहिए। ठीक है, अब आपकी OP2 से प्राइस बढ़ी है, यहाँ आ गई, अब आपकी मान लो 100 से आपने कर दी है OP1 120 कर दी। ठीक है, 20% का इंक्रीज कर दिया आपने, तो यहाँ पे ये अब इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, ये कम हो गई, 20 से मान लो रह गई आपकी 16, 40% का डिक्रीज। जितना यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होगा उससे ज्यादा यहाँ पे क्वांटिटी, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा, अगर आप देखना चाहो, ये वाला एरिया देखो आप, ये वाला प्राइस इंक्रीज, ये प्राइस इंक्रीज है, ये कम है, जबकि क्वांटिटी वाला एरिया ये है, ये देखो, ये ज्यादा है। तो जब प्राइस आपकी इंक्रीज कम हो रही है लेकिन क्वांटिटी उसकी डिमांड कम हो जा रही है ज्यादा, तो हम बोलेंगे ये आपका E इज ग्रेटर देन 1। E इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, अगर वो 20% इंक्रीज हुआ तो ये 25% कम हो जाएगा, तो हमेशा ये E इज ग्रेटर देन 1 आएगा, जितनी प्राइस इंक्रीज होगी उससे कम आपकी डिमांड हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, समझ गए आप बात को, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो इन इलास्टिक उसका जस्ट अपोजिट हो गया। देखो अब आपका, अगर आपकी प्राइस 30% इंक्रीज हुई तो आपकी डिमांड सिर्फ 10% कम हो, वहां पे क्या हो रहा था, 20% प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड आपके उससे ज्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है ना, अभी हमने देखा, अगर आपका प्राइस ऐसे इंक्रीज हो रहा है इतना, तो डिमांड आपकी इतनी कम होगी। यहाँ पे उसका उल्टा है, क्योंकि ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है। ठीक है, तो इसका फिगर देकर उससे समझ आएगा, ये देखो, ये देखो, पहले OP2 पे आपकी डिमांड कितनी थी Q2, फिर आपने प्राइस बढ़ाई, अब देखो प्राइस राइज ज्यादा है, ये देखो ज्यादा है। मान लो आपने पहले 100 रुपए था, 100 का आपने कर दिया 150, यहाँ पे डिमांड आप पहले कर रहे थे 20 आइटम्स की, अब आपकी डिमांड ये हो गई, प्राइस बढ़ के डिमांड कम हुई है थोड़ी,
डिमांड कम हुई है तो 20 से मान लो आपका हो गया ये 16 ही हो गया, तो 40% का यहाँ पे फर्क है, जबकि यहाँ पे कितने का 50%, क्या आप मान लो 18 ही हो गया, 20%, काफी कम वेरिएशन आएगा क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्राइस आपका ज्यादा ये हो रहा है वेरिएशन, और जबकि क्वांटिटी में आपका कम वेरिएशन आ रहा है। दिस इज द रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे आपका ई इज लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज अगर आपका 30% है, तो आपकी क्वांटिटी जो उसमें डिक्रीज हो रहा है वो सिर्फ 10% या उससे कम हो रहा है, तो हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको क्या है, जो आपके पेपर के लिए है, पेपर के लिए आपको क्या याद रखना है, देखो कहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको देख पा रहे हो, ये देखो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये आपका परफेक्टली, नहीं ये वाला आपका, हाँ परफेक्टली इलास्टिक आपका सबसे पहला, ये परफेक्टली इन इलास्टिक। अब देखो परफेक्टली इलास्टिक आपका कैसा था, इस तरीके का, जब वो आपका रिलेटिवली होगा तो वो टिल्ट हो जाएगा, ये देखो ऐसा। वो आपसे पेपर में यही पूछता है, ऐसे फिगर दे देता है, ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा, जिस तरह की है उससे पूछेगा इनमें से कौन सा परफेक्ट इलास्टिक के लिए, कौन सा इलास्टिक के लिए, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जैसे वो आपका था इन इलास्टिक के लिए कैसा था, बन रहा था ऐसा बन रहा था, लेकिन वो टिल्टेड हो गया, तो वो आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये चारों फिगर आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट है यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है कि जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही आपका डिमांड में चेंज होगा। जैसे आपका 100 रुपए था और 100 रुपए का 120 हुआ, तो 20% इंक्रीज हुआ। ऐसे आपकी वही क्वांटिटी 20 रुपए की थी, तो अब वो 18 हो गई, तो यहाँ पे भी 20% का फर्क आया। तो दोनों जब बराबर होते हैं तो आपका ईपी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किस तरह का फिगर बनेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस तरह का बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर आप देखोगे हाइपरबोला बनेगा, ये हाइपरबोला कहते हैं इसे, याद रखना है। ठीक है, तो हाइपरबोला बनता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा हुआ भी शायद इसमें, हाँ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, अब तो काम की नहीं है। तो अगर आप इसमें देखो तो आपको दिख भी रहा होगा, देखो जितना P1 और P2 में चेंज आया उतना ही Q1, और ये थोड़ा सा फिगर ये थोड़ा कम होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से, तब दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, ये Q1 और Q2 और P1 और P2 इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ध्यान रखना। इसके केस में यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो ये आपके 5 कर्व्स है, समझा मैंने दिए, एक बार पढ़ना, रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक के लिए ये होता है, ये आपके सारे के सारे समराइज है। ठीक है, पांचों के पांचों समराइज करके दिए हुए, पढ़ना एक बार करके। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, किसकी हाईएस्ट इलास्टिसिटी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे करना। यूटिलिटी, ठीक है, 4 तरह की यूटिलिटी होती है, शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक फॉर्म यूटिलिटी होती है, ठीक है, यूटिलिटी फॉर्म, टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। ठीक है, अब देखो आपकी फॉर्म यूटिलिटी का क्या मतलब है, कि आपका भाई क्लाइंट को क्या चाहिए, ठीक है, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से वो चीज बनाती है, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि आपको वही चीज बनाएगी ना फॉर्म जो आपको चाहिए, जो आपको नहीं चाहिए वो क्यों बनाएगी, और बनाएगी भी कैसे, सस्ते दाम पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब आसानी से लोगों को अवेलेबल हो। ठीक है, कम से कम टाइम, मतलब कम से कम पैसा उनको देना पड़े। तो फॉर्म यूटिलिटी में जो आपकी कंपनी है वो देखती है कि भाई क्या चाहिए कंज्यूमर्स को, उस हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट डिजाइन करती है। ठीक है, तो वो होता है आपका फॉर्म यूटिलिटी। सेकंड होता है टाइम यूटिलिटी। ठीक है,
तो उसमें टाइम यूटिलिटी में क्या करती है कंपनी कि भाई आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए कंज्यूमर के पास टाइम होना चाहिए, ठीक है ना, कि आप ऐसा नहीं कि आज प्रोडक्ट बनाया अगले दिन खत्म हो गया, ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कंज्यूमर उसको आसानी से खरीद सके जब उसके पास टाइम हो, जब उसके पास पैसा हो, ठीक है। तो इस ये कहलाता है आपका टाइम यूटिलिटी। थर्ड इज योर प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। अब प्लेस यूटिलिटी का मतलब ऐसा है कि मुझे कार चाहिए और कार मेरे मतलब कि स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, मुझे दूसरे स्टेट से लानी पड़ रही है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी ना आना जाना, तो मैं खरीदने के सोच भी रहा हूँ तो मैं नहीं खरीदूंगा, पोस्टपोन करता रहूंगा। तो प्लेस यूटिलिटी की वो चीजें इजिली अवेलेबल हो पोटेंशियल कस्टमर्स को जहां उनको चाहिए, ठीक है। फिर होता है पोजीशन यूटिलिटी, कि भाई पोजीशन यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि भाई आप किसी भी चीज को, अगर आपके पास कोई भी चीज है, ठीक है, तो उसकी मतलब यूटिलिटी क्या है, आप उसको पोजेस करते हो तो क्या यूटिलिटी, जैसे मान लो मैं कोई लग्जरी कार मेरे पास है, तो लग्जरी कार का मेरा उतना यूटिलिटी नहीं है जितना अगर उसी की जगह मान लो मेरे पास कोई ट्रक है जो मेरे को कमा के भी दे रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि पोजीशन यूटिलिटी। अब आप आईफोन लेके चल रहे हो तो आईफोन का क्या यूटिलिटी उतना ज्यादा आपके लिए नहीं है जितना ही अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होते या फिर आप हैकर वगैरह होते तो आपके लिए वो डेटा सेफ रखने के जितना काम आता है। तो आप किन चीजों को पोजेस करते हो, जैसे आप स्टूडेंट और आप कार से आने जा रहे हो उसकी यूटिलिटी नहीं है आपके लिए क्योंकि आपको उसका खर्चा बहुत महंगा पड़ रहा है, उसकी जगह आप बाइक से आ रहे हो या साइकिल से आ रहे हो उसकी ज्यादा यूटिलिटी है, टाइम भी आपका बचेगा, ट्रैफिक में भी नहीं फंसोगे। तो चार तरह की यूटिलिटी होती है, फॉर्म, ठीक है, टाइम, आपकी प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटी। एक बार घर जाके इसको रीड कर लेना क्या लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार पढ़ने से, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको मैं समझा देता हूँ आपको क्या होता है, बेसिकली कंसेप्ट क्या है ये। जैसे आप हो, आपको बहुत भूख लगी है, यू आर वेरी मच हंग्री, यू आर फैमिश, अब मैंने आपको इतनी भूख लग रही है, आपको एक बर्गर दिया, आपने उसको खाया, मजा आ गया आपको, फर्स्ट बाइट में जो आपको आनंद मिलेगा, ये आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, कोई भी एग्जांपल हो सकता है, पानी दिया मैंने आपको, जो आप पहला सिप लोगे उसमें आपको एकदम जन्नत जैसा आनंद आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे वो पानी थोड़ा थोड़ा पीते जाओगे आपकी प्यास बुझती जाएगी, उसके बाद वो पानी में आपको वो मजा नहीं आएगा, मतलब उसकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। ऐसे ही खाना है, जब आपको भूख लगी होती है पहली चपाती खाते हो आप, पहली चपाती में जब फर्स्ट बाइट लेते हो वो आपको सबसे ज्यादा सुख देता है, लेकिन धीरे 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 उसकी यूटिलिटी कम होती है। और अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपने 5 बर्गर खा लिए, आपको भूख होती है, अगर मैं आपको बोलूंगा कि छठा और खा ले, तो फिर वो आपको दिक्कत देगा, फिर आपकी यूटिलिटी उसकी कम होने लग जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम देने लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे पानी, आपने एक बोतल पानी पी लिया, उसके बाद मैं बोलूँ और पी लो, तो फिर क्या है उसकी यूटिलिटी कम होने लग जाती है। तो हर चीज की यूटिलिटी जो उसकी फर्स्ट यूनिट होती है उसको कंज्यूम करने में सबसे ज्यादा होती है, फिर धीरे 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 उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। ऐसे ही आपका अल्कोहल है, लिकर, उसमें भी यही होता है। इसलिए तो आपको देखा होगा सब लोग बोलते हैं कि आपको लिमिट में पीनी चाहिए, उसका कारण यही है कि इसकी यूटिलिटी दो तीन पैग आपने पिया या लिमिट में पिया, उसके बाद आप ऊपर जाओगे तो ये आपकी हर तरीके से आपकी मतलब हेल्थ को अफेक्ट करेगा। इसलिए आप देखा होगा कि जो ज्यादातर लोग लिकर कंज्यूम करते हैं वो इधर पड़े रहते हैं, उधर पड़े रहते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद उसकी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है, वो आपको सुकून देने के बजाय आपको परेशान कर देता है। ऐसे ही यहाँ पे ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा खाना आप खा नहीं सकते, आप कितने ही भूखे हो, कितने ही प्यासे हो, कुछ भी हो, आपको जैसे आपको कार खरीदने की अगर बहुत इच्छा है, आपने कार जब खरीद ली तो थोड़ी दिन आपको चाव रहेगा, फिर उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, उसके प्रति आपका जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। चलो कार वाली कंसेप्ट पे नहीं जाते हैं, ये यहाँ पे अप्लाई होता है ज्यादा। तो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि भाई जैसे जैसे आप किसी चीज की यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो वो उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। Therefore, the first unit of consumption for any product is typically highest, with every unit of consumption to follow holding less and less. Is it clear? अब इसका एक डायग्राम देखते हैं, ये देखो, बाकी का तो आप ये घर से पढ़ना, ये जो मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा। ये जो है आपका, ये वही लिखा है जो मैंने पढ़ाया ना, वही जो मैंने समझाया, वही चीजें ये सारी लिखी हुई है।
अगर आप इससे अगली स्लाइड देखोगे, इसमें भी वही लिखा हुआ है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो अभी मैं आपको डायग्राम में समझाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये पिज्जा का एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि जब फर्स्ट स्लाइस आप खाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी स्लाइसेस खाते जाओगे आपकी भूख मिटती जाएगी तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये आपका यूटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन यूनिट। रिलेटिव है, अगर आप भूखे हो बहुत तो आपके लिए खाने की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, आप भूखे नहीं हो तो नहीं है। सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है ना, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है। आपको खाने में कुछ अलग टेस्ट आ सकता है, मुझे कुछ अलग टेस्ट आ सकता है, मुझे कुछ ज्यादा मजा आ सकता है, आपको कम आ सकता है। एब्स्ट्रैक्ट है, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, अगर आप उसमें एडिशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको मिले उससे ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने से, जैसे आपने अभी मैंने बोला ना, यू आर वेरी हंग्री, तो मान लो आपको भूख है, आपने एक पिज्जा पूरा खा लिया, उस एक पिज्जा में भी जब फर्स्ट बाइट लोगे तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, धीरे धीरे खाते जाओगे। अब अगर मैं आपको बोलूं एक और पिज्जा कंज्यूम कर लो, एक और यूनिट, तो आपको इससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इस वाले से जो मिला था उससे कम मिलेगा, मतलब आपकी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग है। दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, ये आपकी यूटिलिटी है, ठीक है। अब क्या है, आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो, पहली यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपकी यूटिलिटी क्या है, ये टोटल यूटिलिटी आपने कंज्यूम किया, ये आपकी बढ़ रही है। अब क्या होगा, आपकी यूनिट टोटल यूटिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपको पहले से, पहली यूनिट से कुछ आपको यूटिलिटी मिली, दूसरे से मिली, तीसरे से मिली, मान लो इससे आपको 10% वो मिला सेटिस्फेक्शन, इससे 5%, इससे 3%, तो ओवरऑल तो आपकी बढ़ी रही है टोटल यूटिलिटी। मतलब आपने एक चपाती खाई, दो खाई, तीन खाई, चार खाई, पहले से सबसे ज्यादा मजा आया, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, लेकिन टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। पहली में सबसे ज्यादा मजा आया, दूसरी में और कम, तीसरी में और कम, ऐसे करके एक लिमिट पे आके क्या होगा, आपका वो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आके जीरो होगा। अब अगर मैं आपको और ज्यादा खिलाऊंगा तो वो आपके लिए पेनफुल हो जाएगा, पेट में दर्द होने लग जाएगा, आपका सिर चकराने लग जाएगा, ठीक है, वॉमिट हो सकती है। तो अगर उससे ज्यादा खिलाऊंगा तो फिर आपको डिससेटिस्फेक्शन होने लग जाता है। अभी मैंने आपको अल्कोहल का एग्जांपल दिया, तो पानी वाला एग्जांपल, पानी भी आप लिमिट से ज्यादा पिलाओगे तो दिक्कत है। तो ये यूनिट्स कंज्यूम के हिसाब से टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, कब तक बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कम हो रही है। क्यों, पहली यूनिट में आपको जितना मजा आया दूसरे में नहीं आया, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पहली में आपको अगर 4% मजा आया, दूसरे में 3% आया, तीसरे में 3 आया, एक लिमिट पे जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आपकी जीरो हो गई, टोटल यूटिलिटी तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद जब आपको डिससेटिस्फेक्शन वाले में जाओगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी भी कम होगी, क्योंकि अब डिससेटिस्फेक्शन हो गया। तो ये पॉइंट जो होता है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो जाती है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे जीरो हो जाती है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, ठीक है। तो ये आपको फिगर याद रखना है और पेपर के लिए भी कंसेप्ट आपको याद, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, घर पे करना, वैसे तो आपको आंसर पता ही होगा। मार्केट विथ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट ईच सेलिंग समवॉट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज परफेक्ट मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। घर बैठ के आराम से करना, आंसर आपको पता ही है। ये कोई डेफिनेशन से आप घर पे पढ़ना, वांट की डेफिनेशन, कंजम्पशन की, यूटिलिटी की, प्रोडक्शन की, ठीक है। समझ आ जाएगा, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, वांट, ठीक है, जो आपकी डिजायर होती है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, प्राइमरी तो यही है, सेकेंडरी क्या है, कंफर्ट लगती है, कंजम्पशन आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो चीजें आप यूज करते हो, ठीक है। फिर यूटिलिटी, यूटिलिटी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन आपको बताइए, 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर डिमांड, डिमांड की डेफिनेशन, ये डिमांड वाला क्वेश्चन है, इसको घर पे करना, ठीक है।
फिर वेबलन गुड्स एंड गिफन गुड्स। इसका मैं आपको एक फिगर के थ्रू ही समझा देता हूँ। ये देखो, ये देखो, जनरली क्या होता है, जैसे आपकी कोई चीज है, उसकी प्राइस आपकी कम है। जैसे मान लो ये आपकी प्राइस है यहाँ पे, ये सबसे कम प्राइस है, ठीक है। तो उसकी क्वांटिटी मैं इतनी खरीद रहा था, एक, ये प्राइस है इधर, ठीक है, ये प्राइस। अब क्या हुआ, उसकी प्राइस बढ़ने लगी, यहाँ पे प्राइस बढ़ी उसकी, यहाँ पे प्राइस बढ़ी। तो जनरल तो यही होता है, जब प्राइसेस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम होती है। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, भले से कम प्राइस ज्यादा बढ़ रही है या कम बढ़ रही है, क्वांटिटी कुछ तो वेरी करती है। तो ये प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी कम हुई यहाँ पे, और प्राइस बढ़ी तो उसकी क्वांटिटी हम और कम परचेज करेंगे। जैसे कोई भी चीज है, सब्जी महंगी हो गई ज्यादा तो हम उसकी चीज कम खरीदेंगे ना, वो चीज। टमाटर ज्यादा महंगा हो गया तो हम सब्जी में टमाटर डालना कम कर देंगे या फिर नहीं डालेंगे। ये होल्ड करता है जनरल केस में, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करता है जनरल केस। ये यहाँ तक का जो आपका है फिगर, यहाँ तक का ये जनरल केस है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। लेकिन जो वेबलेन गुड्स होते हैं, वेबलेन गुड्स होते हैं लग्जरी आइटम्स। वेबलेन गुड्स के केस में ये कंसेप्ट होल्ड नहीं करता। वहां पे क्या होता है, आपका उल्टा चलता है। जैसे आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी, जैसे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने के साथ डिमांड भी बढ़ती है, मतलब उल्टा केस। जैसे आपका आईफोन का एग्जांपल ले लो, आईफोन की प्राइसेस बढ़ती जा रही है लेकिन डिमांड उसकी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग उसको स्टेटस सिंबल की तरह यूज करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कितना महंगा है। ऐसे डायमंड नेकलेस, ठीक है, गोल्ड। तो वेबलेन इफेक्ट ये कहता है कि भाई जनरली किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़े तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जो आप लोग डिमांड करते हैं कम हो जाती है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके लग्जरी गुड्स हैं जिनमें प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ती है। तो ऐसे जो लग्जरी गुड्स हैं उनको कहते हैं वेबलेन गुड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वेबलेन गुड का डायग्राम कैसे बनता है। ये अगर आप देखें, ये देखिए, वेबलेन गुड्स, Veblen goods are a class of goods that do not strictly follow the law of demand, which state that there exists an inverse relationship between the price of a good or service and the quantity demanded of that good and service. अभी हमने देखा प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन वेबलन गुड्स वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड आफ्टर प्राइसेस हैव राइजन अबव ए सर्टेन लेवल। जब एक लेवल के ऊपर चली जाती है, लग्जरी गुड्स जो हो जाते हैं उनके केस में, the Veblen effect is the positive impact of the price of a commodity on the quantity demanded of that commodity. It is named after American economist and sociologist Austin Hepworth. तो वेबलेन क्या, वेबलेन गुड्स के केस में आपकी कर्व उल्टी हो जाती है, जबकि जनरली क्या होना चाहिए, जैसे जैसे आपका ये वाला होना चाहिए जनरल, ये वाला, कि जैसे आपकी प्राइसेस बढ़ रही है, ये देखो, यहाँ प्राइसेस कम थे तो क्वांटिटी ज्यादा थी, प्राइस बढ़ी क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन वेबलन में प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ती है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्राइस उतनी ज्यादा क्वांटिटी। जैसे एप्पल, आपको आईफोन का मैंने एग्जांपल, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक इज आवर गिफन गुड्स, ठीक है। गिफन गुड्स क्या होते हैं, वेबलन गुड्स और गिफन गुड्स दोनों का कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन बस गिफन गुड्स क्या होते हैं, गिफन गुड्स होते हैं आपके सस्ते वाले गुड्स। तो गिफन गुड्स आपका क्या है, लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। अगर आप देखो तो ये भी वैसे ही करता है काम। तो इसको भी हम डायग्राम से समझ लेते हैं, स्लाइड आप पढ़ लेना। ये एग्जांपल आपके लिए है, इसको घर पढ़ना, मैं अभी आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका ये देखिए। जैसे मान लो आपकी यहाँ पे आप हो,
ठीक है। आप कोई मान लो आप कंज्यूम करते हो राइस और मीट, ये आपका स्टेपल फूड है, ठीक है, जिसमें मीट आपका महंगा है, राइस आपका क्या है, इंफीरियर है। अब क्या हो, मीट के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो, अगर मीट के प्राइसेस बढ़ेगी तो लोग राइस को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, मीट कम करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखो तो क्या होगा, मीट की प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन मीट के साथ जो दूसरा इंफीरियर गुड यूज कर रहे हैं, गिफन गुड राइस, उसकी क्वांटिटी जो है वो, राइस प्राइसेस बढ़ रही है मीट की, लेकिन जो राइस है उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये दोनों एक साथ यूज किए जाते थे, इसको मैं ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके सब्स्टिट्यूट में मैं किसको करूंगा, राइस को। एक लिमिट तक जैसे जैसे मीट की प्राइसेस बढ़ेगी, राइस का कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, जो इंफीरियर गुड है गिफन गुड, उसकी प्राइस, उसका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब प्राइसेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि बंदा राइस भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो गरीब लोगों के लिए, ठीक है। तो आपका जो वेबलेन गुड था, वेबलेन में क्या हो रहा था, प्राइसेस बढ़ने के साथ साथ उसकी क्वांटिटी बढ़ रही थी उसी गुड़ की। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो आपके है, जैसे राइस और मीट है, तो मीट की प्राइस बढ़ रही है तो मैं उसका सब्सटीट्यूट ज्यादा, पेट तो बढ़ना है, तो मैं राइस जो इंफीरियर गुड है, जो गिफन गुड है, उसका कंजम्पशन ज्यादा कर दूंगा। तो एक मीट की प्राइस बढ़ने से उसके साथ जो यूज होता था उसकी बढ़ने से जो आपका राइस है, जो इंफीरियर गुड है, उसकी आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है। जैसे अगर आप ये एग्जांपल देखो, ये देखो, सपोज you have a very low income and eat two basic food, rice and meat. Meat is luxury and it's much more expensive than rice. If rice increased in price, your disposable income is effectively reduced significantly. Therefore, with a reduction in disposable income, you buy less meat. To compensate for less meat, you buy more rice to gain enough calories. It is quite rare, and whether it really happens has a little uncertainty, but it shows that there are two factors affecting demand, price, substitutional effect, and income. Okay? With a given good, if rice continues to rise in price, demand may eventually fall because the poor workers will not be able to even afford rice. ठीक है, तो एक लिमिट तक तो राइस की बढ़ेगी, लेकिन ऐसा टाइम भी आ सकता है जब उसके पास राइस खरीदने को भी पैसे नहीं रहे। ये देखो, अगर आपकी ऐसे बढ़ रही थी तो यहाँ तक तो वो राइस का कंजम्पशन बढ़ाता जाता, लेकिन और प्राइसेस बढ़ेगी तो बेचारे के पास राइस के लिए भी पैसे कम बचे, तो राइस भी उतना नहीं खरीद पा रहा, तो फिर उसकी डिमांड राइस के केस में भी कम होती जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर गिवन, ठीक है। इनको स्लाइड्स को पढ़ना, मैं आज भेज दूंगा, कोई डाउट हो यू कैन आस्क। व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, क्वेश्चन है आपके लिए, घर पे करिएगा बैठ के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल मोनोपोली, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नेचुरल मोनोपोली, और इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, आपकी इकोनॉमी खत्म। हाँ, हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी उसमें पिक्चर में आता है, उसमें हम डिटेल में नहीं गए, ठीक है, जितना जितना काम का था उतना पढ़ा है, और भी बहुत चीजें होती है उसमें पिक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अब कल से तो मिलेंगे नहीं।